हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेस 2023 में। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्लास 11th के हर एक स्टूडेंट के लिए। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों से पूछा था कि कितने स्टूडेंट चाहते हैं क्लास 11th का बैच 15 मार्च से स्टार्ट होना और कितने स्टूडेंट चाहते हैं क्लास 11th का बैच 20 मार्च से स्टार्ट होना। तो काफ़ी स्टूडेंट वोटिंग किए थे कि हम चाहते हैं कि क्लास 11th का बैच 15 मार्च से स्टार्ट हो। तो दोस्तों आप लोगों के वोटिंग की वजह से मैं आज के दिन, मतलब आज 15 मार्च है, आज आपका बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपके लिए आज मैं पहला वीडियो लाया हूँ जो कि एक वन शॉट वीडियो है आपके मैथ सब्जेक्ट के लिए, समुच्चय का। जो भी स्टूडेंट अभी तक समुच्चय को पढ़े हैं वो भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो भी अंत तक देखेंगे, क्योंकि आप क्या क्या नहीं पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, आपको सब इस वीडियो के पूरा अंत तक देखते देखते आपको सब समझ में आ जाएगा। और मैं 100% श्योर गारंटी लेता हूं दोस्तों, यह वन शॉट वीडियो आपके लिए एक समझे ऐसा वीडियो कि जो स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक देखते हैं उनको समुच्चय से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम आएगा नहीं। क्योंकि ये जो समुच्चय चैप्टर है आपका अध्याय नंबर 1 है ना मैथ का, यह वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 12th में आपका संबंध एवं फलन है, इसका नेक्स्ट चैप्टर आपका 11th का ही संबंध एवं फलन है, आगे जितने भी चैप्टर आएंगे सब समुच्चय से कनेक्टेड चैप्टर होंगे। इसलिए समुच्चय वाला चैप्टर सेट्स क्या है, व्हाट इज अ सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर है ना? तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको 11th बैच की पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। क्योंकि अगर आपको 12th में टॉपर बनना है तो 11th का हर एक चीज़ बारीकी से जानना पड़ेगा, क्योंकि 11th का काफ़ी चैप्टर कनेक्टेड है क्लास 12th से। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं समुच्चय के हर एक टॉपिक को। यह वीडियो वन शॉट वीडियो, इसलिए वीडियो थोड़ा अंत तक जाएगा, इसलिए कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करेगा। क्लियर है ना? तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पूरे चैप्टर का फ्लो जान लेते हैं कि चैप्टर फ्लो है क्या, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को पहले जानना है कि समुच्चय क्या है, समुच्चय और उसका निरूपण। क्लियर है ना? पहले हम जानेंगे कि समुच्चय क्या है, व्हाट इज अ सेट, और उसका निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। और दूसरा हम जानेंगे समुच्चय के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे इसी वीडियो में। समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं, रिक्त समुच्चय क्या है, परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या है, समान समुच्चय क्या है, उप समुच्चय क्या है और घात समुच्चय क्या है, तथा यूनिवर्सल सेट मतलब कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या है। और दोस्तों जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है वेन आरेख। क्या है? वेन आरेख। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11th के लिए, क्योंकि इससे हम हर साल, मतलब 11th में तो पक्का क्वेश्चन बनते हैं, तो इस बार भी आपके पेपर में इससे क्वेश्चन पक्का आपके स्कूल के टीचर जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन आरेख। क्लियर ना? वेन डायग्राम। और है आपका समुच्चयों पर संक्रियाएं। सम्मिलन क्या है, जिसको यूनियन कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट। सर्वनिष्ठ क्या है, जिसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। और अंतर क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेट्स। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और समुच्चय का पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या है, सबके बारे में एकदम बारीकी से जानेंगे। तो पहले आइए जानते हैं दोस्तों सेट क्या है, हमारा समुच्चय क्या है। समुच्चय को पहले समझते हैं, समुच्चय है क्या आखिर। तो हम जानेंगे कि समुच्चय क्या है समुच्चय क्या है। तो समुच्चय क्या है हमारा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। किसको संग्रह कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं या किसी अवयव के या किसी नंबर के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब पहले यह जान लीजिए कि सुपरिभाषित संग्रह क्या है, क्योंकि अगर यह जानेंगे तभी ना हम जान पाएंगे समुच्चय क्या है। तो दोस्तों सुपरिभाषित संग्रह वह संग्रह है जो कि किसी भी व्यक्तियों के द्वारा न बदला जा सके। मैं यहाँ पे साइड में लिखा हूँ, आप देख सकते हैं, वह संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदला जा सके, वही आपका सुपरिभाषित संग्रह होगा। क्लियर है ना? तो आइए आपके बुक के एग्जाम्पल को आपको समझा रहा हूँ एकदम अच्छी प्रकार से, इससे क्लियर हो जाएगा कि समुच्चय आपका क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले तो यह जान लीजिए संग्रह ही समुच्चय है। अब यह भी जान लीजिए दोस्तों, समुच्चय को हम लोग इस रूप में लिखते हैं, किस रूप में, कर्ली ब्रैकेट में। यह ब्रैकेट देख रहे हैं ना, इसी के बीच में जो भी अवयव होगा या कुछ भी नहीं रहेगा तो ये आपका रिक्त समुच्चय हो गया, जीरो रहेगा तो रिक्त समुच्चय है। और इसके बीच में कोई एलिमेंट हो गया तो ये आपका 1 2 करके आपका समुच्चय है। पर समुच्चय आप किस प्रकार समझेंगे कि यह समुच्चय है कि नहीं है, गलत दिखा रहा है। तो देख सकते हैं एग्जाम्पल आपके बुक का दिया है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। तो दोस्तों 1 3 5 7 9 यह आपके 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या दोस्तों यह किसी व्यक्तियों द्वारा बदला जा सकता है? क्या यह हो सकता है कि विषम प्राकृतिक संख्या में आप 2 को काउंट कर सकते हैं, 6 को काउंट कर लेंगे, 8 को काउंट कर लेंगे? नहीं ना, यह सम प्राकृतिक संख्या है तो सम प्राकृतिक संख्या ही रहेगा, और यह विषम प्राकृतिक संख्या है तो विषम प्राकृतिक संख्या ही रहेगा। मतलब कि टोटली मिला जुला कर यह कंक्लूजन निकलता है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो फिक्स हैं, पहले से फिक्स हैं, ये किसी भी व्यक्तियों द्वारा बदली नहीं जा सकती हैं। तो मतलब आपका यह जो हो गया, यह जो समुच्चय प्राप्त होगा आपका, यह आपका एक समुच्चय प्राप्त होगा। मतलब कि यस, आप यहाँ पे लिख देंगे हाँ हाँ यह एक समुच्चय है। यही क्लियर है ना? दूसरा पूछा है दोस्तों आपके बुक का यह है कि 5 सबसे अच्छे अभिनेता,
मतलब कि अभिनेता मीन्स एक्टर, हीरो जो होते हैं, आप मूवी देखते हैं तो दोस्तों 5 सबसे अच्छे अभिनेता। तो मान लीजिए आपकी फेवरेट कोई और है, आपके सबसे अच्छे अभिनेता टाइगर श्रॉफ हैं। कौन है? टाइगर श्रॉफ हैं। और सलमान खान है और शाहरुख खान है, और मिला जुला कर काफ़ी मिला जुला कर टोटल 5 आपके फेवरेट अभिनेता हैं। तो यह जरूरी थोड़ी ना है कि आपके जो फेवरेट अभिनेता हैं, आपके जो सबसे अच्छे अभिनेता हैं आपके नज़र में, वो आपके दोस्त के नज़र में भी अच्छे अभिनेता हों। आपके दोस्त के नज़र में हो सकता है दूसरा कोई अच्छा अभिनेता हो, मिथुन चक्रवर्ती, काफ़ी हीरो हीरोइन बॉलीवुड हॉलीवुड के दुनिया में भरे पड़े हैं, हो सकता है उनके लिए कोई और एक्टर अभिनेता सबसे अच्छे हों। तो मतलब दोस्तों यह किसी भी व्यक्ति द्वारा बदला जा सकता है। सबके अलग अलग पसंद के अभिनेता होते हैं, मतलब यह किसी भी व्यक्ति द्वारा बदला जा सकता है। मतलब कि यह आपका समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है तो क्या लिखेंगे? नो, मतलब कि नहीं, यह समुच्चय नहीं है। क्लियर है ना? यह समुच्चय नहीं है। और तीसरा क्या है फ्रेंड्स? तीसरा आपका अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं पूरा ए से जेड तक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ए से लेकर जेड तक होते हैं, मतलब पूरा टोटल 24 होते हैं। तो क्या दोस्तों यह किसी व्यक्ति द्वारा बदले जा सकते हैं? उतने सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्या आप इसको बदल सकते हैं? ए से जेड की जगह जो 24 अक्षर है आप इनको 36 बना देंगे क्या? नहीं बना पाएंगे ना। जो पहले से फिक्स है, मतलब कि यह भी यह संग्रह जो होता है, यह संग्रह किसी भी व्यक्ति द्वारा बदला नहीं जा सकता। अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर का एक संग्रह होता है ना, संग्रह मतलब इकट्ठा करके रखना है एक प्रकार से सिस्टम से। यह जो इकट्ठा करके ए से बी से ए बी सी डी करके पूरा जेड तक रखा हुआ है, यह जो संग्रह है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का, यह किसी व्यक्ति द्वारा बदला जा सकता है? नहीं ना। ए के बाद डायरेक्ट जेड आ जाएगा? नहीं। ए के बाद बी ही आता है तो बी ही आएगा। क्लियर है ना? तो यह भी आपका समुच्चय नहीं है। तो क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यह आपका समुच्चय है। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा बदला नहीं जा सकता है। जो किसी व्यक्ति द्वारा बदला जा सकता है वह आपका समुच्चय नहीं है। क्लियर ना? सुपरिभाषित मतलब कि परिभाषित हो, जो परिभाषित हो, जिसे कोई बदल ना सके, वही आपका समुच्चय कहलाएगा। और चौथा है आपका कि संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? संख्या 12 के पहले गुणनखंड यह देख लीजिए। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 कर गया। आपका संख्या 12 का क्या निकला? अभाज्य गुणनखंड। संख्या 12 का अभाज्य गुणनखंड आपका निकल गया 2 गुणे 2 गुणे 3, यही निकला ना संख्या 12 का आपका अभाज्य गुणनखंड। तो क्या यह 2 गुणे 2 4 होता है, और 4 के 4 4 दूनी 8 4 3 12 होता है? तो क्या यह चेंज हो सकता है? किसी के अनुसार चेंज हो सकता है। इनको मल्टीप्लाई करोगे 12 की जगह 15 आ जाएगा? 15 आ पाएगा? नहीं ना। तो जो 12 के अभाज्य गुणनखंड है वही उनके अभाज्य गुणनखंड रहेंगे। यह फिक्स है, मतलब यह भी आपका समुच्चय है। यस, हाँ, यह भी एक समुच्चय है। और पांचवा क्या है दोस्तों? पांचवा देख सकते हैं। पांचवे में पूछा है फ्रेंड्स, पांचवा का क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। तो दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर, पहली बात तो यह जान लीजिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी प्यारा जानवर हो सकता है। आपका दोस्त है, आपका भाई, उसके लिए हो सकता है खरगोश प्यारा हो, खरगोश जानवर प्यारा हो सकता है किसी के लिए चूहा प्यारा हो सकता है किसी के लिए कुत्ता प्यारा हो। तो मतलब कि सेम बात है, मतलब कि हर एक इंसान के लिए हो सकता है। किसी को सर्प प्यारा हो, मतलब कीड़ा प्यारा हो, जिसको कहते हैं स्नेक, वह प्यारा हो। तो कोई चलाया नहीं जा सकता, मतलब कि हर एक व्यक्ति द्वारा यह बदला जा सकता है। दुनिया के सबसे प्यारे जानवर आप किसी से पूछेंगे तो वो अपने मन का प्यारा जानवर बताएगा। तो मतलब कि दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर, यह भी आपका नहीं है समुच्चय। यह भी किसी भी व्यक्ति द्वारा यह संग्रह बदला जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। आपको पहले अच्छी प्रकार से मैं यह तो समझा दिया कि समुच्चय क्या है, व्हाट इज अ सेट। अब आपसे दोस्तों कोई भी पूछेगा सेट क्या है, समुच्चय क्या है, तो आप अच्छी प्रकार से बता देंगे ना। ये वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? हम लोग समुच्चय कहते हैं। और सुपरिभाषिट संग्रह मतलब वह संग्रह जो किसी भी व्यक्तियों के अनुसार ना बदला जा सके। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक वह टर्म्स है दोस्तों बिलोंग्स टू। क्या है बिलोंग्स टू? यह बिलोंग्स टू क्या होता है दोस्तों? आप अगर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आगे प्रश्नावली का, तो उसमें बिलोंग्स टू आएगा। बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, यही देख सकते हैं, ऐसे बना देना है आपको और बीच में से उसका पेट फाड़ देना है, यही आपका हो गया बिलोंग्स टू। और डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब इसको ऐसे कट कर देना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है ना? तो बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू को हिंदी में कहते हैं अवयव है, सदस्य है, में है। और डज नॉट बिलोंग्स टू अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, में नहीं है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे तो आपको और अच्छी प्रकार से क्लियर होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपका ए, यह सेट ए दिया है। पहली बात तो ये जान लीजिए, किसी भी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से दर्शाया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला कैपिटल अक्षरों से, मतलब कि ए
बी सी, इन सब के कैपिटल अक्षरों से किसी भी समुच्चय को दर्शाया जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपका कैपिटल ए लिखा है, कैपिटल ए इक्वल टू मतलब ए आपका समुच्चय दिया इस प्रकार का, और उस समुच्चय में देखते हैं समुच्चय का रूप है, इस रूप को रोस्टर रूप कहते हैं, और किसी भी समुच्चय को इसी करली ब्रैकेट में रखते हैं। क्लियर है ना। देखते हैं समुच्चय क्या आपका ए दिया है 1 2 3 4। क्लियर है ना। अब दोस्तों बिलोंग्स मतलब एक जो है एक बिलोंग कर रहा है ना, एक है ना, एक जो है आपके सेट ए में उपस्थित है वही यहाँ पे दिखा रहा है, और 2 भी आपके सेट ए में उपस्थित है, 3 भी आपके सेट ए में उपस्थित है, और जो आपका 5 है दोस्तों 5 इसमें है, कहीं सेट ए में 5 है, 5 नहीं है ना, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पर। और 10 जो है 10 क्या आपके सेट ए में उपस्थित है, कहीं 10 है इसमें, कहीं नहीं है ना 10 भी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। समझते हुए चलेंगे, एकदम आपको आसानी होगी। आइए आपके बुक में भी दिया है ऐसा सवाल, आपके प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से दिया, आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। देखते हैं आपके प्रश्नावली 1.1 का है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें देख सकते हैं, कहा है कि मान लीजिए कि सेट ए बराबर, मतलब कि समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक मतलब बिलोंग्स अथवा डज नॉट बिलोंग्स भरिए। तो जो 5 है दोस्तों आपका सेट ए में उपस्थित है, हाँ है, देख लिए यहाँ पर है, इसका मतलब आप देख रहे हैं ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 5 बिलोंग्स टू सेट ए, हो गया, यहाँ पे आपका बिलोंग्स भराएगा। और 4 आपका है सेट ए में, 4 है मतलब यहाँ पे भी आपका बिलोंग्स भराएगा, यहाँ पे भी आपका बिलोंग्स ही भराएगा। और 8 है आपके इसमें, 8 नहीं है तो मतलब यहाँ पे आपका डज नॉट बिलोंग्स भराएगा। 8 जो है आपकी सेट ए में नहीं है, और 2 है, हाँ 2 है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, मतलब कि आपका 2 बिलोंग्स टू सेट ए है। और 0 बिलोंग कर रहा है, देखिए 0 यहाँ पे है, कहीं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, पर 0 तो कहीं नहीं है, मतलब 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर नहीं तो समझते हुए चलिए फ्रेंड्स। और 10 आपके इस सेट में 10 है कहीं, देखिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, पर 10 तो नहीं दिया है, मतलब कि 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 10 आपका सेट ए में उपस्थित नहीं है। क्लियर है। तो आइए अब अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अगले को नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हम क्या देखेंगे समुच्चयों का निरूपण। नेक्स्ट है हमारा समुच्चयों का निरूपण, मतलब कि समुच्चयों को किन किन रूपों में दिखाया जाता है। तो दोस्तों समुच्चयों को 2 रूपों में दिखाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला रूप है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर रूप को ही सारणीबद्ध रूप कहते हैं। और दूसरा है दोस्तों आपका समुच्चय निर्माण रूप, इसको इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं इसको। और दोस्तों इसको रोस्टर को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं इंग्लिश में। क्लियर ना, इंग्लिश भी समझते हुए चलिए। समुच्चयों का निरूपण किन प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकारों से किया जाता है, एक रोस्टर रूप और दूसरा क्या है आपका समुच्चय निर्माण रूप, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं और इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो यह तो आप जान चुके हैं कि किसी भी समुच्चय को करली ब्रैकेट में दर्शाया जाएगा, करली ब्रैकेट में दर्शाया गया है मतलब कि वो आपका समुच्चय है, सेट है आपका, सेट को करली ब्रैकेट में ही दर्शाया जाता है। तो दोस्तों रोस्टर या सारणीबद्ध रूप किस प्रकार आप समझेंगे कि यह रोस्टर रूप है समुच्चय का, कि सारणीबद्ध रूप है, कि समुच्चय निर्माण रूप है, आप किस प्रकार समझेंगे। तो दोस्तों रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या होता है उसको समझिए। मान लीजिए आपका सेट ए दिया है, सेट ए में आपका क्या दिया है, दिया है ए ई आई ओ यू, ये आपका दे दिया है। तो दोस्तों ये आपका रोस्टर रूप है। किस प्रकार रोस्टर रूप है आप समझेंगे। तो दोस्तों रोस्टर रूप वह रूप होता है जिसमें समुच्चयों के हर एक अवयव को कॉमा लगा लगा कर लिखा होता है, जैसे कि इसमें लिखा है ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है ना, तो ये दोस्तों आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब दोस्तों इसी को समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे आप देखिए, लिखेंगे ए इज इक्वल टू वही समुच्चय वाला सिंबल बनाएंगे। इससे पहले आप यह जान लीजिए दोस्तों कि यह क्या होता है, यह इसको दोस्तों 2 बिंदु होते हैं, इसको दोस्तों सच दैट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको सच दैट कहते हैं, SUCHTHAT, सच दैट। हिंदी में होता है दोस्तों इस प्रकार, क्या होता है इस प्रकार। क्लियर है, इस प्रकार। तो दोस्तों सच दैट का सिंबल क्या होता है, बिंदु, 2 बिंदु है मतलब सच दैट है आपका। क्लियर है ना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक बार और दे रहा हूँ। दोस्तों यह जो पूरा एलिमेंट दिया है ना, बस इसी को आप क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। जितनी भी बार आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप का जितना भी अवयव होता है उसको आप एक्स मान लेंगे। तो एक्स मान लेंगे तो आप लिखेंगे एक्स सच दैट, बिंदु दोस्तों दे दिया ना सच दैट, मतलब कि एक्स इस प्रकार का है कि एक्स अंग्रेजी लिखेंगे, अंग्रेजी
अब यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिएगा, अंग्रेजी वर्ड माला के स्वर है, और यहाँ पे आपका यह से बंद हो जाएगा। ये यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया है, यहाँ पे गया है, और फिर यहीं से डायरेक्ट नीचे आ गया है। समझ लीजिएगा क्या है, एक्स सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। क्लियर है ना, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। इसी प्रकार आपको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। पर सेकेंड मेथड क्या है, आप गणितीय रूप में किस प्रकार लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप को, आइए उसको भी समझते हैं। पहले तो आपको यह तो क्लियर हो गया ना किस प्रकार लिखेंगे। वही चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं सिस्टम से लिखा हूँ छोटे छोटे अक्षरों में, वैसे बड़ा बड़ा लिखा जा रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह आपका सेट है, लिखा है AEIOU, लिखा है ना, ये आपका रोस्टर रूप हो गया। और जैसे कि बी भी देख सकते हैं, बी में लिखा है 1 2 3 4 5, यह भी आपका रोस्टर रूप हो गया। पर इसको समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार लिखा गया है, एक्स सच दैट, मतलब कि एक्स इस प्रकार का है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। क्लियर ना, ये AEIOU अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ही हैं, बस लिख दिए। अब इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो पुनः ऐसे एरो आ जाएगा, रोस्टर रूप का यही है लिखा, देख सकते हैं। और दोस्तों 1 2 3 4 5, इसको आप किस प्रकार लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, देख सकते हैं। एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार का है कि एक्स प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेकर 5 तक ये प्राकृतिक संख्या है ना। पर दोस्तों इसको दूसरे तरीके से गणितीय रूप में भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखा जा सकता है। किस प्रकार, देख सकते हैं, जैसे कि यह लिखा गया है दोस्तों, देख सकते हैं, लिखा गया है ना कि बी एक्स सच दैट, यहाँ पे लिखा गया है सेट बी जो है एक्स सच दैट, मतलब एक्स इस प्रकार का है कि जो आपका एक्स है ना वो 1 से छोटा है, मतलब 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। तो एक्स जो है आपका 1 से बड़ा तो है ही, और 1 के बराबर भी है, मतलब 1 को भी शामिल कर दिया है उसमें। और कहा है कि 5 से छोटा है और 5 के बराबर है, मतलब कि डायरेक्ट 5 के बराबर है, 5 से बड़ा नहीं है, 5 के बराबर है। और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एन में बिलोंग कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्याओं में बिलोंग कर रहा है। टोटली यहाँ पे आपको रेंज दे दिया, रेंज मतलब आपको रेंज दे दिया, जब एक्स 1 के बराबर है तो मतलब 1 भी शामिल है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। इतने से तो इतना क्लियर कर दिया। और फिर कह दे रहा है कि एक्स जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, मतलब प्राकृतिक संख्या है। तो 1 से लेकर 5 तक संख्याएं आपकी प्राप्त हो गई। क्लियर ना, तो आप इस प्रकार से मैथमेटिकल ढंग से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। तो अगर यहाँ तक दोस्तों समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर यहाँ तक तो एकदम पक्का समझ में आया था। उसके आगे मुझे समझ में आया कि नहीं, उसके बारे में भी आप कमेंट आगे जरूर करिएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्नावली 1.1। इसमें दोस्तों उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 होगा आपका एनसीईआरटी का, आप जाएंगे बुक उठाकर देखेंगे तो यही क्वेश्चन लिखा होगा कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखना है। देखते हैं, ये आपका लिखा है एक्स सच दैट, एक्स एक पूर्णांक है और -3 क्या है, एक्स जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो आपको रोस्टर रूप में लिखना है, या आपका समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ ही है। तो रोस्टर रूप में इसको लिख देते हैं, लिख दिए ए, ऐसे कर दिए। एक्स आपका क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और वो पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक है, रेंज दे दिया है। -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा कहाँ तक है, -3 से बड़ा -2 है, -1 है, 0 है, क्योंकि आपका पूर्णांक संख्या बताना है आपको, 0 है। फिर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। फिर रुक जाना है, क्यों रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पे रेंज दिया है एक्स जो है 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा कहाँ तक होगा, 6 तक ही होगा ना। पूर्णांक संख्या आपकी 6 ही होती है, तो बस यहीं पे आपको सेट को विराम दे देना है, रोक देना है। ये आपका हो गया रोस्टर रूप। कितना सिंपल है दोस्तों, इतना सिंपल सोच सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी है। बस आपको समझना है अच्छी प्रकार से, अगर आप समझ लिए तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं शुरू से लिख दे रहा हूँ, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। क्लियर है ना। अब बी वाला पूछ रहा है, दूसरा वाला आपसे पूछ रहा है, सेट बी दिया है एक्स सच दैट, एक्स संख्या जो है वो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। पहली बात तो आपको बाउंड दे दिया कि जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, मतलब प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्टिंग होती है, 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या आपका। तो यहाँ पे लिखिए कहाँ से कहाँ तक एक्स, एक्स क्या है, संख्या 6 से कम है। 6 से कम क्या होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है। हो गया आपका नेचुरल नंबर भी है और 6 से कम भी है, हो गया आपका अपसेट भी।
पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि मैं भूल गया हूँ आपको बताना, वो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, तुरंत उसको समझ लीजिए। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है दोस्तों, देखिए कि कोई भी सेट है, मान के चलिए यहाँ पे सेट ए मैं लिख रहा हूँ, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, अलग है। तो यहाँ पे आप 1 1 2 3 4 4, अगर आपसे पूछे कि ये सेट सही है, कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? अगर आप नहीं पढ़े तो आप बोल देंगे नहीं सही है, सेट के रूप में तो लिखा है, सही तो है। पर नहीं दोस्तों, सेट में इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जब भी आप समुच्चय वाले रूप में लिखेंगे किसी भी सेट को, किसी भी समुच्चय को समुच्चय के रूप में लिखेंगे, किसी भी अवयवों को संग्रह के रूप में लिखेंगे समुच्चय के रूप में, तो दोस्तों किसी भी अवयव की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई अवयव दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे 1 दोबारा रिपीट कर गया मतलब कि 1 एक बार होगा, 4 दोबारा रिपीट कर गया मतलब 4 एक बार होगा। तो इसका सही सेट क्या होगा दोस्तों? इसका सही सेट क्या होगा? इसका सही सेट देखिए, इसका सही सेट मैं लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सेट के रूप में 1 2 3 4, मतलब कि किसी भी अवयव को समुच्चय में दोहराया नहीं जाता है। अगर किसी भी अवयव को आप समुच्चय में दोहरा दे रहे हैं तो आपका समुच्चय गलत हो गया है। क्लियर है ना? तो यहाँ तक समझ आ गया ना? 6 से कम प्राकृतिक संख्या आपको दूसरे तक तो समझा दिया हूँ। अब तीसरा क्या पूछा है फ्रेंड्स, देखते हैं। तीसरा है आपका, तीसरा है कि सी दिया है आपका और कह रहा है एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है कि एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। पहली बात तो कह रहा है कि एक्स जो है वह प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपको एक कंडीशन दे दिया यहाँ पे, एक्स आपकी एक प्राकृतिक संख्या है। और कैसी प्राकृतिक संख्या है? 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है, मतलब कि एक अंक यह है, मान लीजिए एक अंक यह है, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या आ रहा है दोस्तों? 8 आ रहा है, 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे सी और देखते हैं किन किन प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग 8 आता है। लिख दिए यहाँ पे सी। अब 1 लिख दिए। अब 1 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा? कौन सी प्राकृतिक संख्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे, मतलब कि 17 एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 1 और 7 का योग क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका दोस्तों, इसको हटा दे रहा हूँ। दूसरा आपका हो गया, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 के बाद 2 में कितना जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा? 2 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब 26 हो गया। फिर दोस्तों 3 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा? 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 35 हो गया। फिर दोस्तों 4 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा? 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और दोस्तों 5 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा? 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा? 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और 7 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा? 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और दोस्तों 8 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा? 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। पर दोस्तों आपको देखिए, यही गलती बहुत लोग करते हैं। कहा है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या, तो 0 आपकी प्राकृतिक संख्या है, 0 तो आपकी पूर्ण संख्या है ना, तो यहाँ पे 0 को आप इसमें जोड़ रहे हैं तो मतलब आपका ये समुच्चय गलत हो जा रहा है, मतलब 80 आपका नहीं होगा। तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं दोस्तों, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये हट गया आपका, तो आपका बस यहीं तक हो गया। क्लियर है ना? यह आपका हो गया कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है यह कि जिनके अंकों का योगफल 8 है। 1 7 को जोड़ेंगे तब भी 8 होगा, 2 6 को जोड़ेंगे तब भी 8 होगा, 3 5 को जोड़ेंगे तब भी 8 ही होगा, और 4 4 को जोड़ेंगे तब भी 8, 5 3 8, 6 2 8 और 7 1 8। क्लियर है ना? एकदम समझ चुके होंगे दोस्तों अच्छी प्रकार से। मुझे उम्मीद है दोस्तों इतना एग्जाम्पल कराने के बाद बुक में जितना भी एग्जाम्पल होगा, जितना भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, मुझे उम्मीद है मैं तो सब कराते हुए चल रहा हूँ, फिर भी जो छूटेगा आप खुद से उसको होमवर्क समझकर 1 हफ्ते 7 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो मैं करा रहा हूँ दोस्तों इसका भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे, अपने मेरे इसी चैनल को सर्च करेंगे रेस 2023, वहाँ पर भी आपको अवेलेबल मिलेगा। आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन करके तुरंत इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी प्रकार से और समझ सकते हैं खुद से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात ही नहीं, खुद से 7 दिन प्रैक्टिस करिए लगातार। फिर 7 दिन बाद आपके नेक्स्ट चैप्टर का 1 शॉट वीडियो आने वाला है। क्या आएगा? 1 शॉट वीडियो आएगा। जिस प्रकार इस वीडियो में अच्छी प्रकार से हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ, उसी प्रकार उस वीडियो में हर एक टॉपिक को क्लियर करूँगा। इसलिए दोस्तों जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से अच्छी प्रकार से तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक तो हम अच्छी प्रकार समझ आएगा। तो ये जानते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला है हमारा चौथा वाला, दिया है सेट डी दिया है, इसको भी रोस्टर रूप में लिखना है। कहा है एक्स सच दैट, एक्स एक अभाज्य संख्या है, मतलब कि एक्स इस प्रकार का है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो 60 का भाजक मतलब 60 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 60 है इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 30 हो गया, फिर 2 से करेंगे 2 15 30 हो गया, 3 5 15 हो गया और 5 1 5 हो गया। तो क्या क्या प्राप्त हुआ दोस्तों अभाज्य गुणनखंड में?
2 2 3 5 प्राप्त हुआ है। यही हमारा क्या क्या प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है और 5 प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों इसको सेट के रूप में लिख देंगे, डी इज इक्वल टू सेट वाला, इसका सेट वाला फॉर्म बनाएंगे। पर किसी भी अवयव की रिपीटेशन नहीं करनी है, मैं पहले ही बताऊँ। अगर किसी भी अवयव को आप दोहरा देते हैं किसी समुच्चय में तो वह समुच्चय गलत हो जाएगा। इसलिए आप इसमें लिखेंगे 2 3 5। यह आपका हो गया एकदम राइट आंसर कि यह जो संख्याएं हैं यह एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक है। 60 को काटेगा ना 2 3 5। क्लियर है ना। तो अब अगला देख सकते हैं दोस्तों। अगला है हमारा पांचवा वाला। पांचवा है दिया है सेट ई इज इक्वल टू, लिखा है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का स्पेलिंग लिख दिया है, वो हर एक वर्ड लिख दिया है और कह रहा है शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाइए रोस्टर रूप में। तो ऐसे सभी अक्षरों का समुच्चय बनाते हैं। ई इज इक्वल टू टी लिख देंगे, आर लिख देंगे, आई लिख देंगे, जी लिख देंगे, ओ एन, फिर ओ दोबारा रिपीट कर रहा है इसलिए ओ दोबारा नहीं लिखेंगे। जो अक्षर रिपीट करेगा उसको लिखना है, एकदम नहीं है। क्लियर है ना, एकदम समझते हुए चलिए। ई लिख देंगे, फिर टी है, टी तो हो चुका है, आर है, आर भी हो चुका है, बचा क्या, वाई बचा। बस आपका कंप्लीट हो गया। यही एकदम राइट आंसर है दोस्तों। बस आपको समझना है कोई भी त्रिकोणमिति, अगर कोई भी अवयव है, अगर जैसे यहाँ ट्रिगोनोमेट्री लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, इसको हिंदी में त्रिकोणमिति करते हैं। ये आपका अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है त्रिकोणमितीय फलन, उसको आपको पढ़ना है। उसका भी वन शॉट वीडियो आपके लिए आएगा। पर अभी तक के लिए पहले इसको समझिए कि ये जो त्रिकोणमिति लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, इसके हर एक अवयव को रोस्टर रूप में लिखना है। पर किसी भी अक्षर का रिपीटेशन होना नहीं चाहिए। अगर रिपीटेशन हो गया समुच्चय में तो वह समुच्चय आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है ना, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका आई एक बार है, फिर इसके बाद आई आया है, दोबारा नहीं आया है, मतलब यह तो सही है। पर टी तो 2 बार आया ना, इसलिए यहाँ पे टी मैं एक बार ही लिखा हूँ। क्लियर है ना। और यहाँ पे आपका जो ओ है, ओ भी 2 बार आया है, इसलिए ओ एक बार लिखा गया है। और आपका जो आर है, आर भी 2 बार आया हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ, इसलिए आपका आर भी एक बार लिखा गया है। क्लियर है, समझ गए ना। इसका राइट आंसर आपको बता दिया। अगला क्या है, अगला देखते हैं। अगला भी एकदम सेम उसी प्रकार है। अगला है छठवां वाला आपका सेट एफ दिया है इज इक्वल टू, लिखा है बेटर, BETTER। इसके सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है तो बना दीजिए। कितना सिंपल तो है। बस सेट वाला आपका फॉर्म बनाना है, फिर लिख देना है BET, दोबारा दोहराना है नहीं, एक बार ही लिखेंगे। यहाँ पे छोटा सा कॉमा बनाएंगे, फिर ई दोबारा भी दोहराना नहीं है, आर लिख देंगे। हो गया आपका, इसका भी हो गया रोस्टर रूप। क्लियर है ना। यहाँ तक तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी प्रकार समझ में आ चुका होगा, मुझे एकदम उम्मीद है। पर दोस्तों एक ऊपर वाला जो प्रश्न बताया था उसमें मुझसे एक गलती हो गई, तो उसको दोबारा देख लीजिए, वरना फिर कहेंगे कि गलत बता दिए थे। आप देख सकते हैं यही वाला था ना हमारा, यही वाला था, हाँ यही वाला था। सी था कि एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब कि आपको कह रहा है जो 2 अंक लेने हैं ना दोस्तों, जो 2 अंक लेने हैं आपको, वो अंक आपके कोई भी हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है, पर उन अंकों से मिलकर जो प्राप्त होगा वो हमारा प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या। यह कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, मतलब जो संख्या प्राप्त हो वह प्राकृतिक हो और अंक चाहे जैसे हो। तो दोस्तों यहाँ पे 80 भी होगा आपका, 8 0 भी होगा, क्योंकि 8 और 0 यह दोनों अगर मिलाते हैं तो 80 हो जाता है। 80 आपका एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, इसलिए यह 80 भी आपका होगा। क्लियर ना। यहाँ पे आप इसको सही कर लीजिएगा जहाँ मैं बता रहा हूँ। तो इसके आगे आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब है दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, बेटर तक पूरा समझा दिया आपको। नेक्स्ट है प्रश्नावली 1। तो अब देख सकते हैं अब हमारा चौथा वाला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का ही है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अभी तक आप रोस्टर रूप में व्यक्त कर रहे थे, किस रूप में व्यक्त कर रहे थे, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप समझ गए हैं, ऐसे सिंबल रहेगा समुच्चय का और उसके बीच में अवयव रहेंगे, कॉमा लगा लगा कर सेपरेट फॉर्म में अवयव रहेंगे। जो अवयव रहेंगे बस वही हो गया रोस्टर रूप। पर समुच्चय निर्माण रूप आप देख रहे थे, समुच्चय निर्माण रूप वही था, एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार का ऐसे ऐसे करके लिखा था। तो आप उस प्रकार से भी लिखेंगे, मैथमेटिकल ढंग से भी समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। किस प्रकार लिखेंगे आइए देखते हैं आपके बुक के सवाल को। देख सकते हैं आप लोग, पहला प्रश्न आपका दिया है, समुच्चय फॉर्म में दिया है 2 4 6। तो पहले आप सोचिए कि यह है क्या। 2 क्या है, 4 क्या है, 6 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्लियर है, या तो प्राकृतिक संख्या या तो क्लियर है। पर 2 आपका सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है।
मतलब कि यह एक समप्राकृतिक संख्या है। तो किस प्रकार लिखेंगे आप लिखेंगे इसको इस प्रकार, जैसे कि मैं आप लिख रहा हूँ, वही यही अपना समुच्चय वाला फॉर्म बनाएंगे। फिर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स आप मान लेंगे इन सभी अवयवों को, क्लियर है ना। मतलब कि एक्स इस प्रकार का है कि एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, क्लियर है ना। यहां तक तो समझ में आ गया। क्या है एक्स एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। एक तो आप इस मेथड से लिखेंगे, या फर्स्ट मेथड है आपका, क्लियर ना। आप उसको देखेंगे संख्या कैसा है और समझ के खुद से एनालाइज करना है, खुद से समझना है और समझ के उसको लिखना है। बस हिंदी में ही तो लिखना है, बहुत सिंपल है। कुछ लोगों के लिए यह बहुत सिंपल होता है तो कुछ लोगों के लिए हार्ड होता है, पर मेरी समझ से यह हार्ड ही होता है। पर इसको समझना है तो सिंपली तरीके से आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, सेकंड मेथड, जो कि इतना सिंपल मैथमेटिकल ढंग से आप उसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे कि आप भी कहेंगे कि इतना सिंपल मेथड शायद मुझे कोई बताया होगा। आप देखिए सेकंड मेथड क्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए सेकंड मेथड को आप देखते हैं। सेकंड मेथड में आप क्या लिखेंगे, ये जो 2 4 6 लिखा होगा ना, इसको लिख देंगे ऐसे लंबी लाइन में लिख देंगे। रफ कार्य में ये करेंगे, 2 4 6 लिख देंगे। फिर इसके इक्वल करेंगे और लिखेंगे ये 2 4 6 क्या है आपका, एक्स है, एक्स है ना, इसको माने है ना एक्स। फिर लिखेंगे आप 2 क्या है, इसमें कितना का मल्टीप्लाई करें, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 3 6 कर रहे हैं ना, तभी ना आप आपका 2 आ रहा है। तो ये 2 2 2 ऐसे कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो इसको यहाँ पे 2 लिख दिए। और 1 2 3 ऐसे लाइन से चल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर n इसको मान लिए। तो x बराबर आपका क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 2n प्राप्त हुआ ना। यह जो पूरा संख्या है x बराबर 2n के रूप का है। मतलब कि अगर n की जगह 1 रखा जाता है तो x की जगह 2 प्राप्त होगा, n की जगह 2 रखा जाएगा तो x की जगह 4 प्राप्त होगा। क्लियर है। अगर नहीं समझ आया तो पुनः समझिए, एक बार दोबारा मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिए एकदम। जो लिखा होगा संख्या रोस्टर फॉर्म में, उसको एक लाइन से आपको पहले लिख देना है एक्स मानकर। यहाँ पे एक्स मान लेंगे और इसके नीचे लिख देंगे 2 4 6 लिख दिए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे इक्वल का साइन लगा देना है, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल। क्लियर है। अब इसको आप एक मतलब एक सिस्टम में बांटिए। अब 2 कैसे होगा, 2 में गुणा 1 का करेंगे 2 1 कम 2 होगा, 2 में गुणा 2 का करेंगे 2 2 दूना 4 होगा, 2 में गुणा 3 का करेंगे 2 3 6 होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है तो यहाँ पे 2 लिख दिए। पर यहाँ पे कुछ कॉमन है, कॉमन तो नहीं है, एक किस सीरीज में जा रहा है, 1 2 3, मतलब कि एक लाइन से नेचुरल नंबर की सीरीज में जा रहा है। नेचुरल नंबर है आपका यन है, यन प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे आप यन लिख देंगे। क्लियर है। अब दोस्तों तो आपका रूप किस प्रकार का प्राप्त हुआ, x बराबर 2n, x बराबर 2n प्राप्त हुआ। तो इसी को आप किस प्रकार मैथमेटिकल ढंग से लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे इसी को आप इस प्रकार लिख देंगे। यहाँ पे आप ऐसे एरो देंगे और देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, समुच्चय वाला फॉर्म बनाएंगे अपना और लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। यह तो आपको लिखना ही है, समुच्चय निर्माण रूप में पक्का है। समुच्चय निर्माण रूप में आपको इतना चीज तो लिखना ही पड़ेगा। एक्स सच दैट एक्स मतलब एक्स इस प्रकार का है कि एक्स बराबर 2n निकाले है ना, एक्स बराबर 2n। और देन आपका एन क्या है, एन क्या है, एन को भी मतलब डिफाइन करिए कि एन क्या है। एन आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। क्लियर है। बस आपका यहीं पे खत्म हो गया। मतलब कि n जो आपको लेना है वो आपको प्राकृतिक संख्या लेना है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करा है। बिलोंग मतलब बताया था, मतलब में उपस्थित है, सदस्य है। मतलब बिलोंग मतलब सुनते हैं, इसका एग्जाम्पल भी ऊपर कराया था, आप समझ चुके होंगे मुझे उम्मीद है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ये सेकंड मेथड मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी सिंपल तरीका है यही। किसी भी रोस्टर फॉर्म में समुच्चय को आप किस प्रकार समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, एकदम सिंपल तरीका यही है। और आइए अब दूसरे को देखते हैं, दूसरे को भी एकदम दोनों तरीकों से लिखेंगे। दूसरा वाला आप देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं दूसरा है 1 4 9 और डॉट 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 10 किया है। तो इसको समझिए पहले। आप 2 प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2 प्रकार से लिखने के लिए कुछ तो आपको समझना पड़ेगा। सेकंड वाला मेथड तो बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप बिना सोचे उसको बना सकते हैं। पर फर्स्ट वाले मेथड से भी लिखना सीखिए, कुछ समझिए। अगर कुछ पढ़े होंगे मैथ में तो इतना तो कर ही सकते हैं। अगर मैथ के स्टूडेंट है इतना तो समझना ही पड़ेगा। तो क्या समझना है इसमें आपको, 1 4 9 100 मतलब क्या कुछ इसमें कॉमन तो लग रहा है। 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। फिर डॉट 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 कर दिया है। 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है। मतलब कि क्या है, पहली बात तो ये एक प्राकृतिक संख्या है, पूरा 1 से लेकर 100 तक ये सब प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है आपका। और उसके बाद क्या है, 1 से लेकर 10 तक का वर्ग है और यहीं पे स्टॉप कर दिया है। तो इसको आइए लिखते हैं, देखते हैं। पहले मेथड से लिखेंगे इसको, पहले मेथड से
एक्स सच दैट एक्स एक से, यहाँ पे कॉमा दे देंगे, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना यहाँ तक? क्यों ऐसा लिखा हूं, आपको समझाया भी हूं। एक्स क्या है? एक्स 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है ना? 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। अब आइए सेकंड मेथड से लिखते हैं, जो कि काफी सिंपल है। क्या करना है सेकंड मेथड में? सेकंड मेथड में आपको यही करना है कि पहले रफ कार्य में आप करेंगे, इसको फेयर में नहीं करना है। सेकंड मेथड में आप करेंगे कि ऊपर एक्स लिखेंगे और जो संख्या लिखा है जीटी जिसको लिख देना है 1 4 9 फिर डॉट 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 करके 100 लिखेंगे। समझ में आ गया ना? फिर इसके बाद क्या करना है, इक्वल का साइन देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, समझना है, उसका मल्टीप्लाई करके देखना है, वर्ग करके देखना है कैसा हो रहा है। तो 1 क्या है? 1 का वर्ग है। 4 क्या है? 2 का वर्ग है। 9 क्या है? 3 का वर्ग है। 9 क्या है? 3 का वर्ग है ना, यहाँ पे 3 लिखिए, 3 का वर्ग है 9। और 100 क्या है? 10 का वर्ग है। मतलब टोटली मिलाकर ये 1 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और 10 तक जा रहा है पूरा है, जय कर रहा है 1 2 3 ऐसे जा रहा है। तो ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, एन हो गया। और ये इस एन का किस में कॉमन क्या है? स्क्वायर कॉमन है ना, सबका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे एन स्क्वायर लिख दिए। तो प्राप्त क्या हो गया आपको? एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो आइए देखिए इसको किस प्रकार मैं लिख रहा हूँ, देख सकते हैं। लिखेंगे किस प्रकार, देख सकते हैं, इसे इस प्रकार लिखेंगे। अपना समुच्चय वाला सिंबल बनाएंगे, फिर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यह कहाँ से आ गया? क्लियर है ना? यह तो आपको दिखाया हूँ किस प्रकार आपको यह ज्ञात करना है। एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यह आपको प्राप्त हो चुका है, इसी को लिख देना है। फिर इसके बाद आपको जो एन है यह कहाँ बिलोंग कर रहा है, मतलब कहाँ से लेना है एन को, कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल एन। क्लियर है? पर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 100, मतलब आपका यहीं पे विराम दे दिया है, 10 के वर्ग के बाद कोई आगे नहीं है, लिमिट दे दिया है, सीमा दे दिया है। तो उसको तो लिखेंगे कि एन आपको कहाँ तक लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, ये तो आपको यहाँ पे बता दिया बिलोंग्स का चिन्ह लगाकर। फिर उसके बाद आप फिर से कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे कि आपका एन जो है वो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, परंतु क्या कहते हैं 10 से छोटा है या उसके बराबर है, यही बराबर वाला सिंबल लगा देंगे। बस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। समझ गया ना? एकदम अच्छी प्रकार से ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, एकदम अच्छी प्रकार से आपको क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यस सर एकदम अच्छी प्रकार से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कमेंट कीजिए नहीं सर नहीं समझ में आया। मैं पुनः आपको लिए एक वीडियो बनाऊंगा, पुनः आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। पर मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैं इतने अच्छी प्रकार समझा रहा हूँ आपको कि आपको अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा, पक्का है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं दोस्तों, ये तीसरा वाला है। यह दोस्तों तीसरा वाला आपका होमवर्क रहेगा, तीसरा और चौथा ये दोनों आपका होमवर्क रहेगा। देख सकते हैं आप, मैं होमवर्क का पहले ही क्या था, यह बहुत सिंपल है, एकदम उसी से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और यह पाँचवा वाला देख सकते हैं, पाँचवा वाला मैं कर दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं पाँचवा वाला है आपका, दे दिया है 5 दिया है, 25 दिया है, 125 दिया है, 625 दिया है। बस एक लाइन से लिख देना है 5 25 125 625। और देख रहे हैं क्या हो रहा है, 5 5 के मतलब 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, मतलब मिला जुला के 5 टू द पावर n का रूप ले रहा है, जिस प्रकार यहाँ पे मैं लिखा हूँ देख सकते हैं। मतलब x किस प्रकार का है, x इस प्रकार का है कि x इज इक्वल टू 5 पावर n है। क्लियर है? और n आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, n आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। देख ही रहे हैं 1 2 3 ये क्या है आपका नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 ये पूरा जहाँ तक जाएगा आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। यहाँ तक तो क्लियर ही है। पर यहाँ पे भी बाउंड दिया है कि मतलब आपको क्या करते हैं इसको 625 के एक से लेकर 4 तक का वर्क करना है। मतलब 5 की घाते 4 होगा तो कितना होगा, 5 की घाते 4 होगा तो सोचिए कितना होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 गुणे 5 25, मतलब कि 625। मतलब n ये आपका n है, ये आपका n है। तो n कहाँ से कहाँ तक लेना है, n 1 से लेकर 4 तक लेना है। नेचुरल नंबर तो 1 से 4 तक लिखना है, इसलिए यहाँ पे मैं ये लगाया हूँ, मतलब कहाँ से कहाँ तक लिमिट है इसका, 1 से लेकर 4 तक। ये 4 है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, समझ लीजिएगा। क्लियर है? यह आपको अच्छी प्रकार से PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाएंगे, टेलीग्राम पर चैनल पर सर्च करेंगे कैपिटल अक्षर में RACE लिखेंगे और 2023, ये मेरे चैनल का नाम है। जैसा कि जान रहे, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट जानते हैं वो तो पहले से ही जानते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, यही सर्च कर देंगे रेस 2023 आ जाएगा।
आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे इस चैनल को अपने इस चैनल को सब ज्वाइन करके आप अच्छी प्रकार से इस पीडीएफ को भी वहाँ से प्राप्त करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला क्या है ये देखते हैं। अगला है हमारा, लोग देख सकते हैं। अब हम लोग क्या समझना है कि परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट। क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। और अपरिमित को कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर है ना? समझ गए ना? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, यही आपको समझना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसका डिफिनेशन भी मैं लिखा हूं, देख सकते हैं। एक समुच्चय जो रिक्त है, रिक्त मतलब कि खाली है, खाली है, इसको फाई भी कहते हैं। क्लियर है ना? खाली समुच्चय को आप फाई भी दर्शा सकते हैं और इस प्रकार भी समझा सकते हैं। मतलब कि एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित है, मतलब कि एक सीमा में है कि यहाँ से 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब लिमिट लगा दिया है समुच्चय में। और करा है वो जो ऐसा होता है समुच्चय जो कि एक रिक्त भी है और इसके अवयवों की संख्या निश्चित है, मतलब कि सीमित है, उसी को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। परंतु जो समुच्चय अपरिमित समुच्चय हो परंतु अपरिमित समुच्चय वह कहलाता है जिसमें निश्चित नहीं होती है अवयवों की संख्या। जैसे कि देख सकते हैं, आपके बुक का एग्जाम्पल है, आइए समझते हैं। आपका दिया समुच्चय W दिया है कि x सच दैट x, मतलब कि x इस प्रकार का है कि x सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। तो आपके सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। क्लियर? क्या क्या होता है? सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, मतलब कि क्लियर करके ऐसे ऐसे आकर आपका क्या कहते हैं इसको, रविवार पे खत्म हो जाता है। रविवार पे खत्म हो जाता है ना, किसके आगे भी होता है? सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं ना, मतलब कि एक सीमा से, मतलब इसका एक क्राइटेरिया है, फिक्स है कि सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं तो 7 दिन ही रहेंगे। तो यह निश्चित है, निश्चित है, मतलब आपका यह परिमित समुच्चय है, यह आपका परिमित समुच्चय है। क्लियर हो गया ना? परिमित समुच्चय क्यों है? क्योंकि एक निश्चित है, इसकी सीमा एकदम है, इसकी एक सीमा है। और दिया है आपका अगला, तो आप देख सकते हैं आपका दिया है समुच्चय नंबर D दिया है, एक्स सच दैट एक्स, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर दिया है, माइनस 16 दिया है और बराबर में 0 दिया है, ये दिया है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 16 और एक्स बराबर क्या होगा? एक्स बराबर आपका प्लस माइनस रूट 16 होगा, रूट 16 होगा। इसको थोड़ा नीचे कर देना है, देख सकते हैं आप, रूट 16 होगा। तो x बराबर आपका प्राप्त क्या हुआ? ये 4 का वर्ग है 16, तो x बराबर आपको टोटली प्राप्त हुआ प्लस माइनस 4, यही प्राप्त हुआ। तो आपके समुच्चय क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से समुच्चय आपका यही प्राप्त हुआ ना, 4 और माइनस 4, यही आपका समुच्चय प्राप्त हो गया। तो यह जो है यह एक क्या कहते हैं, सीमा है ना इसकी, इसके आगे तो नहीं है ना, इसका हाल तो बस इतना ही है। तो मतलब कि यह एक निश्चित सीमा के अंदर है, यह जितने भी इसके अवयव हैं, इसलिए यह फिक्स है। यह क्या आपका समुच्चय होगा? यह आपका परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय। यहाँ तक क्लियर हो गया? परिमित समुच्चय क्या है आपका। और अगला क्या दिया है? ई दिया है, एक्स सच दैट एक्स किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। तो दोस्तों मान के चलिए ये कोई रेखा है, इस पे करा है सभी बिंदुओं का समुच्चय। इस पे अनंत, किसी भी रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं कि नहीं? रुकिए, इसके कलर को मैं चेंज कर दिया। इस पे किसी भी रेखा पे अनंत बिंदु हो सकते हैं ना, अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो मतलब ये अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। अनंत को इनफाइनाइट कहते हैं और इनफाइनाइट को या परिमित कहते हैं। तो ये आपका हो गया अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय किस प्रकार हुआ? यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? अपरिमित समुच्चय किस प्रकार हुआ कि एक्स किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। तो कोई रेखा है तो उस पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, इसलिए आपका अपरिमित समुच्चय है। यह वाला आपका अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। और फिर यह आपका कि एक्स सच दैट एक्स सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं अगर बाउंड दिया रहता कि 10 तक विषम प्राकृतिक संख्याएं इनके नीचे, तब तो यह परिमित होता। पर कह रहा है सभी मतलब पूरा अनंत तक जितनी भी विषम प्राकृतिक संख्याएं आएंगी सभी का समुच्चय है एक्स आपका। तो यह भी आपका क्या हो गया? यह भी आपका अपरिमित समुच्चय हो गया। तो अपरिमित और परिमित यह तो एकदम अच्छी प्रकार से क्लियर होगा ना कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स रिक्त समुच्चय, जिसको हम लोग शून्य समुच्चय भी कहते हैं। आपके बुक में दिया होगा एनसीईआरटी में, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय दोनों रूपों में दिया होगा। तो आपको जो अच्छा लगता है उस प्रकार इसको पुकारिए, आपके ऊपर, मन के ऊपर डिपेंड करता है। पर यह जानते रहिए कि रिक्त समुच्चय को ही शून्य समुच्चय भी कहते हैं। तो क्या होता है देखिए, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। जैसे कि दोस्तों देखते हैं, यह आपका समुच्चय बनाया गया, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, ऐसे बनाया गया आपका,
इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो ये आपका रिक्त समुच्चय हो गया। और रिक्त समुच्चय को फाई से भी दर्शाते हैं, बस आपका रिक्त समुच्चय यही होता है। क्लियर नहीं है, आपका रिक्त समुच्चय है। तो कुछ एग्जाम्पल आपके बुक के देख सकते हैं। दिया है एक्स सच दैट एक्स, मतलब कि एक्स इस प्रकार का है कि एक्स किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी है। एक्स जो है आपकी उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी है। तो यह तो आपका शून्य समुच्चय होगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको एलिमेंट भरना ही पड़ेगा। और बी दिया है एक्स सच दैट एक्स वर्तमान में कक्षा 10 और 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। तो यह देखिए, यह पॉसिबल है। पहले यह सोचिए लॉजिकल तरीके से, एक्स कर रहा है कि वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में, जिस समय आप हैं वही आपका प्रेजेंट है। तो एक्स वर्तमान में कक्षा 10 और कक्षा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। तो क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि कक्षा 10 और कक्षा 11 दोनों में पढ़ सकता है? क्लियर है? नहीं ना। आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, तो क्या आप कक्षा 7 में भी पढ़ने लगेंगे? नहीं, आप जिसमें पढ़ रहे हैं उसी में आपका एडमिशन रहेगा। तो दोस्तों तो ये क्या हो गया, आपका रिक्त समुच्चय होगा फाई। इसको फाई से भी दर्शा सकते हैं या तो ऐसे दर्शा देंगे खाली समुच्चय बनाकर। और सी दिया एक्स सच दैट एक्स जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो एक्स 1 से बड़ा क्या होता है? 1 से बड़ा क्या होता है? 1 से बड़ा 2 होता है, 1 दशमलव समथिंग होता है, कुछ भी होता है। और 2 से छोटा क्या होता है? 2 से छोटा 1 दशमलव समथिंग होगा। मतलब एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, कर रहा है। पहली बात तो यह भी बात कर दिया एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या प्राकृतिक संख्या पॉइंट में हो सकती है कभी? नहीं ना। प्राकृतिक संख्या तो आपका 1 2 3 ऐसे ही होता है। और आपको क्राइटेरिया दिया कि 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा क्या होगा? 1 से बड़ा 2 होगा और 2 से छोटा क्या होगा? 1 होगा। और आपको एक्स जो है ना ही 1 लेना है ना ही 2 लेना है। तो मतलब बचा क्या? रिक्त हो गया आपका। यह समुच्चय ही फाई है, रिक्त समुच्चय है। और डी क्या दिया? एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब कॉमा लगा के लिखा है कि एक्स एक परिमेय संख्या है। एक्स जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो पहले इसका मान निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस √2 हो जाएगा। मतलब कि √2 करड़ी में 2 आएगा। तो करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको सेट एक प्राप्त हो जा रहा है ना, तो ये आपका रिक्त समुच्चय होगा? नहीं, यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। क्लियर है ना। ये दिया है कि एक्स संख्या 2 से बड़ी एक सम अभाज्य संख्या है। तो 2 से बड़ी एक सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या क्या होते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, यही सब होता है ना। और सम अभाज्य संख्या तो बस केवल 2 ही होता है ना। यह सम अभाज्य संख्या, यह विषम है। जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, समझिए लॉजिकल क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया सम अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो केवल सम अभाज्य संख्या एक होती है, वो क्या होता है? 2 होता है। और जितनी भी अभाज्य संख्या होती है सब विषम अभाज्य संख्या होती हैं। 3 आपका विषम है, 5 भी आपका विषम है और 7 भी आपका विषम है। ऐसे जितना भी आएगा सब आपका विषम ही आएगा। तो मतलब क्या यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स संख्या 2 से बड़ी एक सम अभाज्य संख्या है। तो 2 से बड़ी कोई सम अभाज्य संख्या हो सकती है? सम अभाज्य संख्या तो नहीं हो सकती है। तो क्या हो गया आपका? यह भी आपका रिक्त समुच्चय होगा, फाई हो गया। इसको आप ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। आपका एफ दिया है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4। एक्स विषम है। एक्स जो है आपका वो एक विषम है, यह करा है। तो पहले देखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया है ना। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर आपका 2 प्राप्त होगा। एक्स बराबर 2 प्राप्त होगा। और करा है एक्स विषम है, तो 2 आपका विषम है, 2 तो सम है ना आपका। तो यह इसलिए यह क्या हो गया? यह भी आपका फाई हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय आपको अच्छी प्रकार से क्लियर तो हो ही गया होगा। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट समान समुच्चय, इक्वल सेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए, क्योंकि ये मतलब क्वेश्चन इससे ज़्यादा पुट हो सकते हैं आपके एग्जाम में, आपके स्कूल टीचर दे सकते हैं। क्योंकि ये मतलब कुछ डिफरेंट होता है, पर होता है बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल है आप देखेंगे कहेंगे इससे क्या क्वेश्चन आएगा, पर आता है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आता है, पर है बहुत सिंपल। देखिए क्या होता है समान समुच्चय। समुच्चयों ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, तो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं, अन्यथा असमान समुच्चय होंगे। क्लियर है ना। तो आइए एग्जांपल देखते हैं, अपने बुक का एग्जांपल देख सकते हैं। इसका निरूपण देख सकते हैं। ए बराबर बी है तो समान समुच्चय है, ए डज नॉट इज इक्वल टू बी है तो मतलब असमान समुच्चय है। तो देख सकते हैं आपके बुक में एग्जांपल दिया था, ये सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है, सेट डी दिया है। इनमें आपको बताना है कौन कौन समान समुच्चय है, कौन कौन असमान समुच्चय है। सबको मतलब रिलेशन, सबका रिलेशन बैठाना है आपको, सबका रिलेशन बैठाना है। सबका रिलेशन बैठाकर देखना है कौन कौन मैच कर रहा है, कौन कौन समान है, कौन कौन समान नहीं है। तो ये देखते हैं। सेट ए में दिया है 1 2 3 4। देखते हैं 1 2 3 4 किसी में दिया है। देखिए इसमें 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, 1 दे दिया है, 2 दे दिया है। मतलब 1 2 3 4 सब दे दिया है। तो आपका ए बराबर बी, मतलब कि आपका
समान समुच्चय है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसका कंपेयर अब इससे कीजिए। 1 2 3 4 दिया है, इसमें एक तो नहीं दिया है, तो मतलब आपका ए डज नॉट इज इक्वल टू सी। क्लियर है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अब ए का कंपेयर डी से कीजिए। 1 2 3 4 दिया है, इसमें 1 2 3 दिया है, तो मतलब कि आपका ए डज नॉट इज इक्वल टू डी, मतलब कि यह भी असमान समुच्चय है। अब बी का कंपेयर कीजिए, बी का कंपेयर सी से कीजिए। 1 2 3 4, इसमें सी में दिया ही नहीं है। जब ए बी के बराबर है तो बी भी तो सी के बराबर नहीं होगा, डज नॉट इज इक्वल टू। अब बी का डी से तुलना करेंगे तो तब भी डज नॉट इज इक्वल टू। कोई इसका एक अवयव देख रहे हैं, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है, मतलब बी जो है डज नॉट इज इक्वल टू डी। क्लियर है। अब एक और बचा है, सी का तुलना डी से कर दीजिए। सी में कितने अवयव हैं? 2 3 4 5, इसमें 4 अवयव, इसमें 3 अवयव, तो पक्का समान समुच्चय तो है ही नहीं। तो आपका समान समुच्चय क्या है? टोटली मिला जुला आपका ए इज इक्वल टू बी, केवल ए और बी समान समुच्चय है। तो आइए अब अगले नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा दोस्तों उपसमुच्चय, सबसेट। दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बुक में मतलब कहीं नोट कर लीजिएगा, जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कहीं टिक मार लीजिएगा कि उपसमुच्चय जिसको सबसेट कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है ना? तो क्या होता है सबसेट, आइए समझते हैं, आपको समझाते हुए चलूंगा मैं कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है, जिसको डिनोट करते दर्शाते हैं सी की, मतलब सी की तरह होता है थोड़ा, और इसको लंबा कर देते हैं। यह आपके उस समुच्चय का दर्शाने का सिंबल होता है। तो ये समझते हैं। मान चलिए आपका ए दिया है, ए क्या दिया है आपका? ए दे दिया है 1 2 3 4, यह दे दिया है आपका। और आपका बी दे दिया है, बी दे दिया आपका 2 3। क्लियर है। और सी आपका दे दिया है 5 4। अब आपको बताना है कि बी ए का उपसमुच्चय है कि सी ए का उपसमुच्चय है कि ए बी का है कि ए सी का है। तो देखिए दोस्तों कहा क्या है, इसका परिभाषा ध्यान से देखिए कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मतलब हर एक अवयव, समुच्चय बी का भी एक अवयव हो, मतलब समुच्चय बी का भी एक अवयव हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्रत्येक अवयव हो, बी का भी एक अवयव है, तो ए बी का उपसमुच्चय है। तो देखिए दोस्तों समुच्चय सेट बी में दिए 2 और 3, तो 2 और 3 ए में दिया है, हाँ यहाँ पे 3 रहा, यहाँ पे रहा 2, तो मतलब आपका बी जो है उपसमुच्चय है ए का। क्लियर है। बी आपका उपसमुच्चय ए का है, ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, क्योंकि इसके अवयव इसमें पूरा, इसके पूरे अवयव इसमें मैच कर रहे हैं और इसके पूरे अवयव इसमें मैच नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। क्लियर है ना? तो बी आपका उपसमुच्चय है ए का। क्लियर हो गया। अब देखते हैं सी में क्या दिया है? 5 और 4, तो 4 तो मैच कर गया सेट ए में, और 5 मैच किया, 5 दिया है नहीं दिया है, तो मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे सी उपसमुच्चय नहीं है ए का। क्लियर है। समझ में आया अच्छी प्रकार से? मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला, मतलब अगले में भी आपको एग्जाम्पल मैं समझा दे रहा हूँ सबसेट का। देख सकते हैं मैं अच्छी प्रकार से लिखा हूँ उपसमुच्चय का एग्जाम्पल, देख सकते हैं उपसमुच्चय का एग्जाम्पल, जैसे कि ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है ना, लिखा हूँ ना अच्छी प्रकार से, मैं देख सकते हो आप लोग। ए में दिया है 1 2 3, बी में दिया है 1 2, सी में दिया है 2, और डी में दिया है 2 3, और एफ में दिया है 2 4, ये दिया है आपका। क्लियर है। तो अब आपको बताना है कौन कौन उपसमुच्चय, कौन कौन उपसमुच्चय नहीं है। तो देखते हैं बी उपसमुच्चय ए का, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ देखिए, बी उपसमुच्चय ए का है कि नहीं। बी में 1 2 है, इसमें 1 2 है, मैच कर गया, इसलिए बी उपसमुच्चय ए का। अब सी भी उपसमुच्चय ए का, क्यों? क्योंकि सी में 2 है, तो ए में भी तो 2 है आपके, तो सी हो गया ना उपसमुच्चय ए का। और डी में देखिए 2 3 है, तो 2 और 3 भी तो है ए में, इसलिए डी भी आपका हो गया उपसमुच्चय। और ई में दिया 2 4, 2 4 दिया है, तो 2 तो मैच कर रहा है सेट ए में, पर 4 मैच कर रहा है नहीं ना, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल था उसी प्रकार यह भी है, 4 मैच कर रहा है नहीं, इसलिए दोस्तों आपका जो ई है वो उपसमुच्चय नहीं है ए का, इसलिए यहाँ पे डज नॉट उपसमुच्चय लिखा गया है, डज नॉट सबसेट। क्लियर है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अब किस प्रकार, दोस्तों यहाँ तक तो एकदम अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया, यहाँ तक तो एकदम अच्छी प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक मैं पूरा समझाया एग्जाम्पल। पर दोस्तों अब इसके आगे यहाँ तक आप क्या सीखें, यहाँ तक आप सीखे हैं कि किस प्रकार आप बताएंगे कौन किसका उपसमुच्चय है। पर दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा आपके प्रश्नावली में, अगर सॉल्व करने बैठेंगे आप क्वेश्चन तो पूछेगा, जैसे कि ये सेट ए दे दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर सेट ए दे दिया है। अब आपसे पूछेगा इसके उपसमुच्चयों की संख्या बताइए, और आपसे पूछ देगा सेट ए दिया है समुच्चय ए का, समुच्चय के उपसमुच्चय लिखिए। तो इसके उपसमुच्चय आप किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, देख सकते हैं।
पहली बात तो ये जो रिक्त समुच्चय होता है देख सकते हैं, जिसको फाइव से भी डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको हटाकर यहाँ पे फाइव भी लिख सकते हैं, या तो फाइव को हटाकर ऐसे लिख सकते हैं। जो फाइव होता है दोस्तों, रिक्त समुच्चय होता है ना, यह किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। क्लियर है? तो इसको काउंट करेंगे, पक्का है। फिर उसके बाद एक हो गया, समुच्चय के रूप में लिख दिए, दो लिख दिए, तीन लिख दिए। फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 1,2, 1,3, 1,2, 1,3 देख सकते हैं। फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 2,3 देख सकते हैं, यहाँ पे 2,3 कॉम्बिनेशन बनाए। और खुद सेट ए अपना भी उपसमुच्चय होगा, मतलब 1, 2, 3 यह भी खुद का उपसमुच्चय होगा। टोटल क्लियर हो गया? कितने उपसमुच्चय प्राप्त हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 प्राप्त हुए। उपसमुच्चय निकालना तो आ गया। जितने भी अवयव दिए होंगे सबके साथ सिंगल अपना खुद से उपसमुच्चय बनाकर और डबल बनाकर, जितने भी अवयव दिए सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाकर आप उपसमुच्चय निकाल लेंगे। पर उसके बाद उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? देख सकते हैं, कुल उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 टू दी पावर n, मतलब 2 के घाते n। n क्या होता है आपका? n होता है अवयवों की संख्या, जहाँ n आपका अवयवों की संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पे 8 है, तो देखिए अभी इसका निकालते हैं। फिर से देखिए, यहाँ पे ए में कितने अवयव दिए हैं? 1, 2, 3, 3 अवयव दिए हैं। ए में 3 अवयव है, तो 2 के घाते 3 करके देखिए कितने उपसमुच्चय प्राप्त होते हैं। 2 के घाते 3 मतलब कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 हो गया ना। तो 8 उपसमुच्चय प्राप्त होंगे। तो देखिए 8 उपसमुच्चय तो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। मतलब क्लियर है ना? उपसमुच्चयों की संख्या बराबर क्या होता है? 2 टू दी पावर n, और जहाँ n क्या है आपका? n अवयवों की संख्या है। तो यहाँ तक दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी प्रकार समझ आ गया होगा कि सबसेट क्या है, उपसमुच्चय क्या है, किस प्रकार आप बताएं कि कौन किसका उपसमुच्चय होता है, कौन किसका उपसमुच्चय नहीं होता है। जिस प्रकार यहाँ पे एग्जांपल मैं दिया था, आपको समझाया कि बी उपसमुच्चय है, सी उपसमुच्चय है, डी उपसमुच्चय, ई किस प्रकार नहीं है, समझाया ना। और किस प्रकार आप किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय लिखेंगे, जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हो इसी प्रकार आप सबसे कंपेयर करके उपसमुच्चय बना सकते हैं। और उपसमुच्चयों की संख्या बराबर क्या होता है? 2 टू दी पावर n, और आपका n जहाँ अवयवों की संख्या होती है। तो यहाँ तक समझ आ गया? तो ये आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट दोस्तों हमारा, आप लोग देख सकते हैं, क्या है हमारा? अंतराल। अंतराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरवल। क्या होता है इंटरवल? आर के उपसमुच्चय के रूप में। मतलब क्या? समझे नहीं कुछ भी तो समझिए ना। कैपिटल आर मतलब क्या होता है? कैपिटल आर मतलब रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या है। मतलब अंतराल जो होता है आपका, वह वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के रूप में होता है। उपसमुच्चय क्या होता है आपको समझाया ही हूँ, क्लियर ही है। तो वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के रूप में होता है आपका इंटरवल, अंतराल। देख सकते हैं आपके बुक का ही डायग्राम है, बहुत ही सिंपल, मतलब ये बहुत ही प्यारा डायग्राम है। आप देख सकते हैं इतना प्यारा डायग्राम है, कितना अच्छे से मैं लाया हूँ इसको, देख सकते हैं। यह आपका 4 संख्या रेखा दिया हुआ है, यह पहला है, और यह दूसरा, यह तीसरा है, यह चौथा है। यह 4 संख्या रेखा दिए हुए हैं, आपके बुक में भी देख सकते हैं। तो आपके अंतराल भी 4 प्रकार के होते हैं। यह पहला अंतराल, यह दूसरा अंतराल, और यह तीसरा अंतराल, और यह चौथा अंतराल। अब इसको समझेंगे किस प्रकार? मैं समझाऊंगा, आपको अच्छी प्रकार से समझाऊंगा, एकदम बारीकी से समझाऊंगा। तो आइए पहले समझते हैं एकदम अच्छी प्रकार से, एकदम क्लियरिटी से। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान चलिए ये आपका संख्या रेखा है, यहाँ पे आपका 1 लिखा है, और 1 लिखा है, और यहाँ पे 5 लिखा है। क्लियर है? और इधर क्या है? इधर माइनस अनंत है, इधर प्लस अनंत है, और यहाँ पे ऐसे ही एक सर्कल बनाया हुआ है, 2 सर्कल बनाए हुए हैं। इन सर्कल को मैं रंगा नहीं हूँ, देख सकते हैं। क्लियर है ना? रंगा नहीं हूँ। तो ऐसे 2 सर्कल हुए बनाए हुए हैं। या 5 है, ये आपका 1 है, ये आपका 5 है। मतलब क्या है? मतलब इसमें यहाँ से यहाँ तक कलर को चेंज कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी संख्याएं होंगी, 1 से लेकर 5 के बीच में जितनी भी संख्या होंगी, रियल नंबर के अंदर सब आ जाती हैं। परिमेय, अपरिमेय, दशमलव में जितनी भी संख्या होंगी, पॉइंट में 1.1, 1.999, जितनी भी संख्या होंगी, टोटल सब संख्याएं क्या होंगी? 1 से 5 तक जितनी भी संख्या होंगी सब आपके अंतराल में होंगी। तो इसको आप किस प्रकार लिखेंगे अंतराल फॉर्म में? देखिए आप लिखेंगे 1,5, और यह छोटा वाला ब्रैकेट बना देंगे। तो आप सोच रहे होंगे आप समुच्चय के लिए यह ब्रैकेट बनाते हैं, तो यह मतलब ये छोटा वाले ब्रैकेट का क्या काम है? तो आइए समझाता हूँ आपको दोस्तों यह जो ब्रैकेट होता है ना, देखिए इसी को यहाँ पे लिखा गया है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है शामिल नहीं है। इस ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट का मतलब होता है शामिल नहीं है। इसको कहते हैं हम लोग खुला 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 कोष्टक कहते हैं। इसको खुला कहते हैं, खुला कहते हैं खुला, पर इसका मतलब है शामिल नहीं है। और यह जो सर्कल है यह पूरा खाली है, तो मतलब इसमें शामिल नहीं है। इसको यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार,
शामिल नहीं है। क्लियर है, शामिल नहीं है। और अगर यही सर्कल पूरा भरा हुआ है, कलर किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक वाला कलर किया हुआ है, मतलब शामिल है। शामिल है इसका मतलब हो गया शामिल है। क्लियर है, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। किस प्रकार लिखूंगा, यहाँ पे एक संख्या लिखा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे सर्कल ऐसे बनाए हुए हैं, सर्कल रंगे हुए नहीं है, तो इसको आप लिख देंगे 1,5। मतलब कि 1 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है, पर इनके बीच की जितनी संख्याएं हैं, इनके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी संख्याएं हैं वो शामिल हैं, पर 1 और 5 शामिल नहीं है। अब दोस्तों और अगला क्या हो सकता है, मान चलिए ऐसे है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अब आपको बताना, और यहाँ पे सर्कल ऐसे बना हुआ है और ये सर्कल रंगा हुआ है। अब आपको बताना है कि इसमें 1 शामिल है कि 5 शामिल नहीं। जब सर्कल रंगा हुआ है तो 1 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, मतलब 1 से लेकर 5 तक की जितनी भी संख्या है सब इसमें है। तो इसको आप इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, 1 लिख देंगे और 5 लिख देंगे और बड़ा वाला ब्रैकेट बना देंगे, ये वाला ब्रैकेट। इसका मतलब होता है, इस ब्रैकेट को कहते हैं बंद ब्रैकेट। क्या कहते हैं, बंद कोष्ठक, बंद कोष्ठक। इसका मतलब होता है शामिल है। क्या होता है, शामिल है। मतलब यहाँ पे जो 1 लिखा था और यहाँ पे जो 5 लिखा था और यहाँ पे जो सर्कल रंगा हुआ था, तो इनके बीच में जितनी भी संख्याएं थी वो सब शामिल है और यह खुद भी शामिल है। इसके लिए यहाँ पर 1 और कॉमा 5 लगाकर लिखा हुआ है। तो इससे क्या समझे, मतलब 1 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, उनके बीच की भी जितनी संख्या है सब शामिल है। क्लियर है ना, एकदम समझते हुए चलिए दोस्तों, एकदम बारीकी से आपको समझा रहा हूँ। इंटरवल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब आगे भी बहुत जगह, काफ़ी जगहों, मतलब कॉमन चीज़ है, हर जगह काम आ सकता है आपके, इसलिए समझते हुए चलिए। अब तीसरा वाला क्या आपका, दो अंतराल आपको इंटरवल समझा दिए, एक यह समझा दिया, एक यह समझा दिए। क्लियर है, इसका मतलब शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। पर इसको इसको न लिखने, इससे अच्छा मैं यह लिख दूं, इसके लिए मैं यह लिख दूं, सही है। इसको कहते हैं बंद, बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला कहेंगे या बंद कोष्ठक कहेंगे, और इसको कहेंगे खुली। क्या कहेंगे, खुली। खुली या खुला, कुछ भी लिख सकते हैं, आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको समझना है, परिभाषा नहीं पूछेगा आपको मैथ में, क्वेश्चन देगा आपको। क्लियर है ना, यह समझिए, हिंदी नहीं है कि आपको रटाया जाएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा एक ऐसे है, एक ऐसे है। इसका मतलब जान ही रहे, बंद हो गया, इसका मतलब खुला हो गया। जैसे कि यहाँ पर 1,5 लिखा है और इस पर 1 पैसे लगाया है, 5 पैसे लगाया है, मतलब कि 1 तो आपका शामिल नहीं है और पर 5 आपका शामिल है, मतलब 1 के बाद जितनी संख्या है वो और 5, ये सब आपके शामिल है। क्लियर है, इसको आप देखते हैं इस प्रकार यहाँ पे दर्शाया हुआ है, इस प्रकार दर्शाया हुआ है, देखते हैं। या नहीं, ये वाला यहाँ पर है, ये वाला आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब कि यहाँ पे खाली है, यह शामिल नहीं है, परंतु ए शामिल नहीं है, परंतु बी शामिल है और इसके बीच का भी शामिल है, इससे यह दर्शाया जा रहा है और उसी को मैं यहाँ पर दर्शाया हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पे आप जो लास्ट वाला है उसको देख सकते हैं, यह वाला और यह वाला। अब देखते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1,5 और यहाँ पर ऐसे लगा दिया, यहाँ पर ऐसे लगा दिया, मतलब कि 1 तो आपका शामिल है और एक के आगे तक पूरा 5 तक शामिल है, परंतु 5 शामिल नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे इसका ग्राफ है, देख सकते हैं इसका यहाँ पर है, संख्या रेखा दर्शाया गया है। मतलब कि ए तो आपका शामिल, इसको रंग दिया गया है, परंतु बी आपका शामिल नहीं, इसलिए यहाँ पे सर्कल को खाली छोड़ दिया गया है। क्लियर है, समझ आ गया ना। इंटरवल दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार समझाऊँ, एकदम यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है एकदम अच्छी प्रकार से क्लियर में समझाया गया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है हमारा। आगे हमारा दोस्तों प्रश्नावली 1.3 उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में व्यक्त कीजिए, तो आइए अंतराल रूप में व्यक्त करते हैं। कहा है एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार का है कि एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, मतलब कि वास्तविक संख्या है। मैं पहले ही बताया जितने भी अंतराल होंगे सब आपके रियल नंबर में ही बिलोंग करेंगे। और कह रहा है कि एक्स जो -4 से बड़ा है परंतु 6 के बराबर है और 6 से छोटा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे डायरेक्ट -4 लिखेंगे और कॉमा 6 लिखेंगे। आइए अब इनको भी लिखते हैं, सबको एक साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स जो है -12 से बड़ा है, -12 लिख दिए, कॉमा लेकर -10 लिख दिए। फिर यहाँ पर कह रहा है एक्स जो है 0 से बराबर है, यहाँ पे 0 लिख दिए, कॉमा 7 लिख दिए। फिर यहाँ पे लास्ट वाले में कह रहा है 3 और 4, हो गया ना, ये चारों तो लिख दिया। अब इस पर आप किस प्रकार लगाएंगे, आपको यह सोचना है। देखिए किस प्रकार लगाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स जो है -4 से बड़ा है, मतलब कि -4 शामिल नहीं है, तो जब शामिल नहीं है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, यही लगाते हैं ना, -4 शामिल नहीं है, परंतु यहाँ पे 6 शामिल है, 6 के बराबर है, तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लग गया। क्लियर समझ आ गया ना कि -4 शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पर कौन सा लगाया ब्रैकेट, कौन सा श्रृंखला लगाया आपका, यहाँ पे लगाया खुला और यहाँ पे बंद लगाया। बंद मतलब ये 6 शामिल है और यहाँ पे खुला मतलब ये -4 शामिल है और उसके बीच की सब संख्या शामिल है। यहाँ तक एकदम अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या लगेगा,
करा है यहाँ पे देख सकते हैं -12 से बड़ा है x, मतलब -12 शामिल नहीं है। और करा है -10 से भी छोटा है, मतलब -10 भी शामिल नहीं है, तो यहाँ पे भी ये लग गया। मतलब कि 12 -12 और -10 के बीच की संख्या है। क्लियर है, -12 भी शामिल नहीं, -10 भी शामिल नहीं है। और इसमें करा है कि 0 के बराबर है, मतलब यहाँ पे लग गया। और 7 से छोटा है, मतलब 7 शामिल नहीं है, यह लग गया। समझते हुए चलिए एकदम। और यहाँ पे करा है कि x जो है वो 3 के बराबर है और 3 से बड़ा है, तो 3 तो शामिल कर ही दिया, 3 के बराबर है तो 3 उसमें आ ही गया। और 4 के बराबर है तो 4 भी उसमें आ गया। क्लियर है ना, यहाँ तक तो आपको एकदम अच्छी प्रकार समझा गया। आपके बुक का भी एग्जाम्पल सब मैं करा दिया हूँ, और बकिया जितना भी होगा आपके बुक में सब आपको होमवर्क है, आपका सब होमवर्क है। 7 दिन लगातार प्रैक्टिस कीजिए, 1 हफ्ते, फिर उसके बाद आपका दूसरा वन शॉट आएगा, उसका भी प्रैक्टिस करिए। मैथ को इस प्रकार प्रिपेयर करिए, इस बार 11th में इस प्रकार अपने मैथ को प्रिपरेशन आपका कराऊंगा मैं, कि 12th में ना, 12th में जाएंगे ना तो मैथ आपके लिए धुआं धुआं होगा एकदम। क्लियर है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, देखते हैं, यह 7वां क्वेश्चन है, आपके बुक का ही है। 7वां है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब ये अंतराल दे दिए हैं, यह भी अंतराल दे दिया, यह भी दे दिया, यह भी दे दिया है। जैसे कि वहाँ आप समुच्चय निर्माण रूप में था, उसको अंतराल के रूप में लिखे थे, अब इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए इन अंतरालों को। क्या है कि -3, 0, इस ब्रैकेट का मतलब -3 शामिल नहीं है, तो उसको आप किस प्रकार लिखेंगे, यह बनाएंगे, लिखेंगे x सच दैट x आपका क्या है, x आपका -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है ना, -3 आपका शामिल है नहीं, यहाँ पे -3 लिखेंगे और ऐसे लगा देंगे और फिर ऐसे कर देंगे। पहली बात तो अगर अंतराल में है तो आप यह चिन्ह तो एक्स करके ऐसे ऐसे कर दीजिए, एक्स करके ऐसे ऐसे कर दीजिए, बस। उसके बाद आपको बराबर लगाना है, ये सब करना, देखिए आप किस प्रकार करेंगे। और सब यही से यह चीज़ सेम रहेगा, यह चीज़ यहीं पे भी रहेगा, यह चीज़ यहाँ पे भी रहेगा। क्लियर ना, ये चीज़ सेम आपको कॉपी कर लेना है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -3 से बड़ा है, 0 मतलब -3, यहाँ पे इसका मतलब शामिल नहीं है, -3 शामिल नहीं है तो मतलब -3 से बड़ा है, 0 शामिल नहीं है तो मतलब 0 से छोटा है। फिर यहाँ पे 6 शामिल है तो यहाँ पे इक्वल कर दीजिए, 12 भी शामिल है, यहाँ पे भी इक्वल कर दीजिए, 12 हो गया यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे कह रहा है आपको, यहाँ पर कह रहा है ये वाला देख सकते हैं, तीसरा वाला कह रहा है 6 शामिल नहीं है, मतलब यहाँ पे 6 लिख दीजिए, पर यही वाला रहे, बराबर नहीं करना है। और 12 शामिल है तो 12 के यहाँ पे 12 लिखे और यहाँ पे इक्वल कर दीजिए, 12 शामिल हो गया आपका। बस इसी प्रकार आप इसको भी कर लेंगे। यह आपका होमवर्क है, एकदम छोटा सा मिनी होमवर्क है, इसको भी करिएगा घर पे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, वो भी उसी का सॉल्यूशन ही था। नेक्स्ट है हमारा घात समुच्चय, पावर सेट। यह क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आपका उप समुच्चय इंपॉर्टेंट था, उसी प्रकार यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ सेट, घात समुच्चय क्या होता है, तो ये पहले समझते हैं घात समुच्चय होता क्या है। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है। क्लियर है, आइए एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ आपको। यह सेट ए दिया है आपका, सेट ए में आपके कितने अवयव दिए हैं, 1 दिया है, 2 दिया है। क्लियर है, कह रहा है किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, तो इसके सभी उप समुच्चय कितने होंगे, इसके उप समुच्चय कितने होंगे, 5 होगा, रिक्त समुच्चय होगा। और क्या होगा, 1 होगा, खुद होगा, फिर 2 होगा, कॉमा लगा लगा कर लिखेंगे, 2 होगा, फिर 1 2 होगा, खुद का खुद होता है तो यहाँ पे 1 2 हो गया। कितने अवयव हैं, 1 है, 2 है, तो उप समुच्चयों की संख्या किस प्रकार निकालेंगे, 2 घाते 2 कर दिए, 4 आ गया। 4 उप समुच्चय प्राप्त हुए कि नहीं, देख लीजिए आपका सही है कि नहीं उप समुच्चय, 1 2 3 4, 4 प्राप्त हो गए। इसका मतलब आप जो भी किए हैं सही किए हैं। क्लियर है, यह मैं इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। कह रहा है इसके बाद घात समुच्चय होता क्या है, कि किसी समुच्चय के, समुच्चय यह हो गया, कि उप समुच्चय यह हो गया, उप समुच्चय किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का उप समुच्चय। अब इसी का समुच्चय बना दीजिए, इसी को समुच्चय में रख दीजिए, यही आपका होगा घात समुच्चय। क्लियर है ना, कि मतलब किसी भी सेट के उप समुच्चय का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल देकर मैं आपको समझा ही दिया हूँ। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स घात समुच्चय, आपको समझा ही दिया। घात समुच्चयों मतलब घात समुच्चय में अवयवों की कुल संख्या क्या होती है, कुल उप समुच्चयों की संख्या के बराबर ही होगी, 2 टू द पावर n ही होगी। ये समझ रहे हैं जिस प्रकार उसका ही है। अब आपका आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं, उससे भी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट आप सोच नहीं सकते। तो हम लोग जानेंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या है। दोस्तों इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। और इसको मतलब दिखाते हैं, दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यू से, कैपिटल यू से। क्लियर है, कैपिटल यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यह सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों। इसको बहुत ही एकदम अच्छे से समझेंगे और समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है।
सार्वत्रिक समुच्चय मतलब सबसे बड़ा समुच्चय, सबसे बड़ा समुच्चय। अब सबसे बड़ा समुच्चय से मतलब क्या है, ये डिपेंड करता है कि मतलब कौन सा अवयव है, कौन सा कार्य हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल है आपका कि पासा, पासा है, कोई पासा है, आप लूडो खेलते हो उसमें पासा होता है, तो पासा में पूरी कितनी संभावनाएं होती हैं, कुल कितनी संभावनाएं होती हैं? एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पाँच होता है और छः होता है। क्लियर है? इसी को आप सेट बना लीजिए। तो पूरी संभावना यही नहीं कि या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, तो तीन आएगा, तो चार आएगा, तो पाँच आएगा, तो छः आएगा। पर इससे बाहर तो कहीं नहीं आएगा ना। पासे पे केवल यही होता है ना, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पाँच होता है और छः होता है। इसके अलावा उसमें सात आठ तो होता नहीं है। तो बस यही संभावना है। तो मतलब सबसे बड़ा सेट क्या बनता है आपका, यही बनता है। इससे इसके अंदर जितनी बनेंगी वो सब इसके अंदर होंगी, पर सबसे बड़ा सेट आपका यही हो गया। तो आपका यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा? आपका यूनिवर्सल सेट यही होगा, यही आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मतलब किसी भी कार्य के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वो मतलब क्रिया हो रहा है, और उसमें सबसे बड़ा समुच्चय जो होता है वही आपका सार्वत्रिक समुच्चय होता है यूनिवर्सल सेट। आपके बुक का सवाल करा रहा हूँ, आपके बुक का एग्जाम्पल करा रहा हूँ, आइए उसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। देख सकते हैं 1.3 का है, प्रश्नावली 1.3 का है क्वेश्चन। कहा है कि समुच्चय ए 1 2 3 दे दिया है, समुच्चय बी 2 4 6 और सी 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से, क्या कहा है, कौन से सार्वत्रिक समुच्चय के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए लिया जा सकता है, कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है? मतलब कि यह 1 2 3 5 2 4 6 और 0 2 4 6 8 यह सब जिसमें होंगी, जो सबसे बड़ा समुच्चय होगा उनमें सब यह सब होगा, तो वही यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं किसमें किसमें कौन कौन सा है। इसमें आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 तो मिल गया, 5 भी मिल गया, 6 भी मिल गया, 8 इसमें नहीं है, तो मतलब यह तो नहीं होगा। ये फाई ये तो होगा ही नहीं। ये दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक तो है ही, दो तीन भी है, पाँच भी है, चार भी है, छः भी है, आठ भी है। क्या है इसमें, मतलब क्या नहीं है, देखते हैं। इसमें जीरो है, देखिए यहाँ पे जीरो नहीं है, मतलब आपका ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। अब आइए तीसरे को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक दिया है, हाँ इसमें एक है, तीन दिया है, तीन है, पाँच दिया है, पाँच है, दो दिया है, दो है, चार दिया है, चार भी है, छः दिया है, छः भी है, और क्या दिया है, और दिया है आपका जीरो दिया है, जीरो भी है, दो दिया है, दो भी है, चार भी है, छः भी है और आठ भी है आपका। और उसके अलावा भी इसमें 9 10 है, मतलब सबसे बड़ा समुच्चय तो यही है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया आपका, यही आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, 9 का राइट आंसर लगेगा तीसरे वाला। क्लियर है? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा समुच्चयों में संक्रियाएं एवं वेन आरेख। समुच्चयों में संक्रियाएं एवं वेन आरेख, इसको कहते हैं वेन आरेख को, वेन डायग्राम इंग्लिश में। और समुच्चयों में संक्रियाएं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। क्लियर है? तो समुच्चयों में संक्रियाएं दोस्तों 3 प्रकार से होती हैं। पहला होता है समुच्चयों का सम्मिलन, जिसको इंग्लिश में यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। दूसरा होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसको इंग्लिश में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहते हैं। और तीसरा होता है समुच्चयों का अंतर, जिसको डिफरेंशिएशन ऑफ सेट्स कहते हैं। क्लियर है? तो यह क्या होता है आपको समझाते हैं। सम्मिलन मतलब मिलना, जुड़ना, बहुत ही सिंपल है। आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। मान चलिए आपका सेट ए है, इसमें आपको एक और दो दे दिए हैं। सेट बी है आपका, इसमें दिया है आपको एक और तीन दे दिया है। क्लियर है? अब आपको ज्ञात क्या करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, यूनियन मतलब कि सम्मिलन, सम्मिलन को यूनियन से दर्शाते हैं, और समुच्चयों के सर्वनिष्ठ को इंटरसेक्शन उल्टे यू के जरिए से दर्शाते हैं, और अंतर को माइनस से दर्शाते हैं, डिफरेंशिएशन को। क्लियर है? तो ए यूनियन बी क्या होगा आपका, इनको सम्मिलन करके इनको एक में मिला देना है। तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा। क्लियर है ना? मैं एक दो बार क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि किसी भी समुच्चय में किसी भी अवयव की रिपीटेशन नहीं होती है। क्लियर है? तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा इसी में देख सकते हैं, इसी में एग्जाम्पल सब मैं अच्छी प्रकार से लिया हूँ, आप देख सकते हैं एकदम अच्छी प्रकार से। क्लियर है? ए यूनियन बी मतलब सम्मिलन आपको समझाया हूँ, ए इंटरसेक्शन बी मतलब सर्वनिष्ठ कॉमन जो होगा, और ए माइनस बी या बी माइनस ए डिफरेंशिएशन होता है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यहाँ पे यूनियन दिया है, मतलब क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट दिया है आपका सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 5 6, और ए दिया है 1 2 3, बी दिया है 2 4, और कह रहा है ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी मतलब दोनों को मिला देना है। तो 1 2 3
4 ले लेना है। 2 तो पहले से है तो दोबारा दोहराएगा नहीं, तो 1 2 3 4 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी कॉमन है 2, तो 2 हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ना? और ए माइनस बी मतलब ए में जितने भी बी के अवयव हैं उनको हटा देना है। तो ए में बी के कितने अवयव हैं? बस एक है ना, यही 2 है, जो यही ए में है, इसको हटा देंगे तो आप क्या बचेगा? 4 बचेगा। 4 बचेगा आपका। बी में से जब अगर आप 2 बी माइनस ए करना है आपको, मतलब बी में से आपको ए के अवयव को घटा देना है। तो ए का अवयव कौन सा है बी में? केवल 2 है, तो 2 को हटा देंगे तो बचा क्या? 4 बचा। 4 हो गया आपका। दोस्तों देख सकते हो अब उसी पे आधारित क्वेश्चन है आपका। क्या है? प्रश्नावली 1.4 में है। चौथा क्वेश्चन है आपका कि यदि ए मतलब सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 और सेट सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 और डी दिया है 7 8 9 10, तो पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में क्या क्या ज्ञात करना है? पहले में ज्ञात करना है ए यूनियन बी, और दूसरे में ज्ञात करना है ए यूनियन सी, तीसरे में बी यूनियन सी, चौथे में बी यूनियन डी, और पांचवें में ए यूनियन बी यूनियन सी, और छठवें में ए यूनियन बी यूनियन डी, और सातवें में बी यूनियन सी यूनियन डी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे इसको। ए यूनियन बी मतलब सम्मिलन कर देना है। ए में क्या दिया है, बी में क्या दिया है? देखिए 1 2 3 4, 3 4 5 6 मतलब 3 कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे, 2 बार तो लिखेंगे नहीं। तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। 4 भी 2 बार था तो इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। हो गया आपका ए यूनियन बी। क्लियर है ना? अब आइए देखते हैं ए यूनियन सी करते हैं। ए यूनियन सी क्या होगा आपका? ए यूनियन सी, ये आपका ए है आपका, और यहाँ पे सी है। क्या क्या देखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सब अलग अलग अवयव हैं, तो इसको लिख देंगे इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8। बस हो गया आपका ए यूनियन सी। यही होगा आपका ए यूनियन सी। और बी यूनियन सी क्या होगा? ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। अब इसका यूनियन कर दीजिए। बी में दिया है 3 4 5 6, और क्या दिया है? सी में दिया है आपका 5 6 7 8। क्या हो गया? 3 4 5 6 7 8। यही हो गया आपका बी यूनियन सी। 3 4 5 6 7 8 कॉमा लगा देंगे, और कॉमा लगा के इसको मजले ब्रैकेट में लिख देंगे, जिस रूप में समुच्चय लिखा जाता है। बस हो गया आपका। और बी यूनियन डी क्या होगा? या बी है या डी है। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। बस ध्यान इतना देना है कि कोई भी अवयव रिपीट ना हो, पहली बात। और सब को मतलब सम्मिलित कर दीजिए, सबको एक में मिला देना। यूनियन का मतलब बस यही है, साफ साफ। यह क्लियर हो गया ना? ये हो गया आपका। और आपको क्या करना है अब इसके बाद? ये आपका तीनों होमवर्क रहेगा। ये तीनों होमवर्क है, किस प्रकार सॉल्व करेंगे उसको बस मैं मेथड बता रहा हूँ, पर होमवर्क है, आपको खुद से प्रयास करना ही पड़ेगा। करेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे? आपको सर्वप्रथम करना क्या है? ए यूनियन बी निकालना है, जो कि आप यहीं पे निकाल दिए होंगे। इसको मैं दिखाया हूँ निकाल करना। ए यूनियन बी निकाल दिए होंगे, जो ए यूनियन बी से प्राप्त होगा आपको, फिर उससे आपको यूनियन सी करना पड़ेगा। जैसे कि चलिए इसको करा के मैं दिखा देता हूँ। ए यूनियन बी क्या होगा आपका? ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका ए यूनियन बी। अब इसी के साथ यूनियन सी यहाँ पर कर दिया है। अब इसके साथ यूनियन सी करिए। सी क्या है आपका? 5 6 7 8। तो इसमें 5 है ही, 6 है ही, 7 8 बढ़ा देना है आगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ इसका हो जाएगा, इसका यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। बस यही होगा। क्लियर है ना? इसी प्रकार इसका भी करना है। ए यूनियन बी है ही, फिर उसके साथ यूनियन डी निकाल दीजिए। बी यूनियन सी यहाँ पे निकाले ही थे, उसके साथ यूनियन डी निकाल देंगे। क्लियर ना? एक साथ नहीं करना है निकाल के, सेपरेट फॉर्म में करना है। दो दो का पेयर बनाना है, फिर उसके बाद अलग से एक से सिंगल से यूनियन कर देना है। क्लियर है? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है समुच्चयों का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या कहते हैं? समुच्चयों को पूरक को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? तो समझते हैं। देख सकते हैं ए डैश कॉम्प्लीमेंट को कोई कैपिटल, जानते हैं सेट को कैपिटल अक्षरों से दर्शाया जाता है इंग्लिश के वर्ड से। तो यहाँ पे आप ऐसे डैश कर देंगे इसके ऊपर,
सॉरी, इसको मैं बना दे रहा हूँ। कोई भी कैपिटल अक्षर लिखेंगे उसके ऊपर हल्का सा डैश कर देना है, डैश। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, सी डैश हो गया, डी डैश हो गया आपका। इसी प्रकार आप कॉम्प्लीमेंट को दर्शाएंगे। यह होता क्या है, देखते हैं। एक्स सच दैट, क्या लिखा है, एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार का है कि एक्स बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट में, मतलब कि आपके सार्वत्रिक समुच्चय में। और एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, सेट ए में बिलोंग नहीं करेगा आपका एक्स। परंतु एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स आपका यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है। एग्जाम्पल आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। मान के चलिए आपका यूनिवर्सल सेट दिया है आपका 1 2 3 4, ये आपका यूनिवर्सल सेट दिया है। और आपका सेट ए दिया है 1 2, 1 2 आपका सेट ए दिया है। अब आपको निकालना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए डैश आपको निकालना है। तो ए डैश का मतलब कि ए को छुड़ा कर यूनिवर्सल सेट में जितने भी अवयव हैं सभी। तो ए में क्या है, 1 2 है, 1 2 को यहाँ से हटा दो, कट कर दो इन दोनों को, बचा क्या 3 और 4, ये आपके हो गए ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश, यही आपका आंसर हो गया। तो क्लियर है। तो आइए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके आगे। देख सकते हैं यहाँ पे दिया है प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन है आपका। कहा है कि मान लीजिए, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। कहा है दोस्तों आपसे यहाँ पे, मान लीजिए कि प्रश्न संख्या 1 है 1.5 का आपका, कि मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए दिया है 1 2 3 4, और सेट बी दिया है 2 2 4 6 8, और कह रहा है सी इज इक्वल टू 3 4 5 6। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, ए डैश ज्ञात करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो आइए ए कॉम्प्लीमेंट पहले ज्ञात करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, बस आपको ये तो पता है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए को छुड़ा कर यूनिवर्सल सेट में जितने भी हैं सभी हो जाएंगे। तो ए कितना दिया है, ए दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 को छुड़ा कर कितने बचते हैं, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, बचा क्या 5 6 7 8, लिख दिए 5 6 7 8, कॉमा लगा लगा कर। ये आपके हो गए ए कॉम्प्लीमेंट, पहला हो गया क्लियर। अब आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी को छुड़ा कर, बी का है 2 4 6 8, यहाँ से 2 हटा दीजिए, 4 हटा दीजिए, 6 हटा दीजिए और 8 हटा दीजिए, बचा क्या 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, कॉमा लगा लगा कर लिख देंगे और एक सेट के रूप में लिख देंगे। यह आपका हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, समझ गए यहाँ तक अच्छे से। तो अब आइए देखते हैं आगे क्या है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मैं बता दे रहा हूँ, ये तीनों भी आपका होमवर्क रहेगा, यह और यह तीनों आपका होमवर्क रहेगा। उसी से रिलेटेड यह है, इसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, इसी प्रकार आप देखकर कर लेंगे। क्लियर है। तो और प्रथम हम लोगों को पहले यह करना पड़ेगा कि ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन सी क्या होगा, आइए देखते हैं। सेट ए क्या दिया है, सेट ए दिया है 1 2 3 4, और सी क्या दिया है 3 4 5 6। तो क्या हो गया आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ये क्या हो गया, ए यूनियन सी हो गया। क्लियर है। तो अब इसके बाद क्या करना है, ए यूनियन सी का डैश निकालना है, मतलब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन सी को छोड़ाकर जितने भी यूनिवर्सल सेट में होंगे अवयव सभी ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 को छुड़ाकर कितने हैं, 1 को हटा दिए, 2 को हटा दिए, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, बचे क्या 7 8 9, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा, कॉमा लगा दिए, आपका आंसर प्राप्त हो गया, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। यही आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। और यह तीनों आपका होमवर्क है, यह तीनों होमवर्क है, इसको होमवर्क में जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, एकदम एकदम डिट्टू इसी पे आधारित है। क्लियर है ना। तो आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। हम लोग तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स जान चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे वेन डायग्राम। क्या जानेंगे, वेन आरेख। वेन आरेख, इसी के बारे में जानेंगे। वेन आरेख क्या होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल चीज है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आयत के आकार का, एक वर्ग के आकार का होगा हमारा ऐसे, इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम लोग कहेंगे यूनियन, मतलब यूनिवर्सल। यही आपका यूनिवर्सल, यही आपका सार्वत्रिक समुच्चय होगा, यही आपका पूरा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्लियर है, इसी में पूरे अवयव होंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। अब इसमें अगर 2 सेट है तो 2 सेट को किस प्रकार आप दिखाएंगे, इस प्रकार दिखाएंगे। सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। क्लियर है, यह आपका सेट ए हो गया, यह आपका सेट बी हो गया। और यूनियन वाला पार्ट क्या होगा, अब मान के चलिए आपको ए यूनियन बी दिखाना है इसी में, ए यूनियन बी।
तो मतलब यूनियन मतलब सर्वनिष्ठ ए और बी में जितने अवयव हैं तो ए में यही पूरे अवयव होंगे, ए यूनियन बी यही होगा आपका पूरा पूरा आपका यही ए यूनियन बी होगा। इसको ऐसे कर देंगे, ये आपका ए यूनियन बी हो गया। अब थोड़ा मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो। अब आपको मान के चलिए ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बनाना है। फिर से वही यूनिवर्सल सेट बनाएंगे एक, इस प्रकार यूनिवर्सल सेट। फिर एक ए समुच्चय बनाएंगे, दूसरा बी समुच्चय बनाएंगे, वृत्त से दर्शाया जाता है। अब ए इंटरसेक्शन बी आपको दर्शाना है, मतलब ए और बी में कौन सा कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट कौन सा, यही वाला जहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, यही आपका कॉमन वाला पार्ट है, ये आपका कॉमन पार्ट है यही। तो इसको आप कलर कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे मैं रेड से हल्का कलर कर दिया हूँ, यहाँ पे हो गया है। ये आप क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का। क्लियर है, एकदम अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं ना। तो आइए आपके बुक में मतलब क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रकार से मैं समझ, आप लोग एकदम अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही समझ जाएंगे कि वेन डायग्राम क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो क्या है क्वेश्चन, देख सकते हैं दोस्तों। आपके प्रश्नावली का दिया है 1.5 का क्वेश्चन दिया है 5 नंबर वाला, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख खींचिए। तो उपर्युक्त वेन आरेख खींचना है। क्या दिया है, पहला दिया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को खींचना है। तो पहले आइए पहले यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। एक यूनिवर्सल सेट हम लोग पहले बनाएंगे। ये आपका हो गया यूनियन, इसी के अंदर आप यूनिवर्सल सेट का यू लिख देंगे। फिर क्या करना है, सेट ए बनाना है, सेट बी बनाना है। सेट ए के लिए एक सर्कल, सेट बी के लिए एक सर्कल। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। क्लियर है। अब कर रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी आपका होगा क्या, पहले कलर मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। ए यूनियन बी आपका क्या होगा, ए यूनियन बी आपका यही होगा ना, यह पूरा आपका ए यूनियन बी होगा आपका ये ए यूनियन बी। अब कहा क्या रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी को छुड़ाकर जितना है। तो ए यूनियन बी को छुड़ाने के बाद कितना बच रहा है आपका, क्या क्या बच रहा है आपका, ए यूनियन बी को छुड़ाने के बाद यही बच रहा है, पूरा यही सब बच रहा है, ये सब बच रहा है। इसको आप स्केल की सहायता से अच्छी प्रकार करेंगे आप कॉपी पे करेंगे, कॉपी पेन से तो पेंसिल से। क्लियर है ना। तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप दर्शाएंगे क्या, आप यह नहीं दर्शाएंगे, जो ये बीच में मैं दर्शाया उसको नहीं दर्शाएंगे, ये सब पूरा खाली रहेगा और दर्शाएंगे केवल यही जो गुलाबी कलर का है, यही आपका हो गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यही आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड वाले में कहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो पहले आप यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, एक यूनिवर्सल सेट आप बना लिए। अब इसमें आपको सेट ए बना देना है, फिर सेट बी बना देना है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले ए कॉम्प्लीमेंट के होगा क्या आपका, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छुड़ाकर जितना भी सब है, ए को छुड़ाकर जितना भी सब है वही सब हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए को छुड़ाकर क्या है बच रहा है, एक ए मान के लिए ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ए को छुड़ाकर बच तो आपका यही रहा है ना, यही आपका हो गया ए को छुड़ाकर बचने वाला। और कर रहा है बी को छुड़ाकर, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छुड़ाकर यह बच रहा है, बी को छुड़ाकर यह बच रहा है। इसको कलर में चेंज कर दे रहा हूँ। बी को छुड़ाने के बाद आपका यह बच रहा है, यह बच रहा है बी को छुड़ाने के बाद। कह रहा है कि फिर उसका इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कुछ कॉमन है। ए को छुड़ाने के बाद क्या बच रहा है, यह बच रहा है, बी को छुड़ाने के बाद यह बच रहा है। और क्या कहते हैं इसको, ए को छुड़ाने के बाद यह भी तो बच रहा है, मैं सॉरी यहाँ भूल गया हूँ। ए को छुड़ाने के बाद आपका यह बच रहा है, क्या कहते हैं इसको, ए को छुड़ाने के बाद आपका यह भी बच रहा है, पूरा यूनिवर्सल सेट भी तो आपका है, यह सब आपका पूरा बच जा रहा है ए को छुड़ाने के बाद। और बी को भी छुड़ाने के बाद आपका पूरा यूनिवर्सल सेट बच ही जा रहा है। बी को जब छुड़ा रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट भी बच रहा है। तो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कहाँ रेड और गुलाबी दोनों कट हुए हैं इसमें ना, यूनिवर्सल सेट में ना। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, राइट आपका एक और बना दे रहा हूँ मैं, ऐसे हो जाएगा, ये आपका सेट हो जाएगा। इसमें जो ये सब होंगे, यही सब, ये इसका हो गया वेन डायग्राम। क्लियर है, एकदम अच्छी प्रकार समझ चुके होंगे मुझे उम्मीद है। इसी प्रकार दोस्तों आपका यह और यह दोनों आपका होमवर्क है। क्या है होमवर्क, इसको भी घर पे ट्राई कीजिए अच्छी प्रकार से। मुझे मैं इन दोनों को समझा दिया हूँ, उसके ऊपर भी एक एग्जांपल समझाया था। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से वेन डायग्राम तो एकदम क्लियर ही हो गया होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी प्रकार समझ लीजिए। क्लियर है ना, नहीं समझाया दोबारा देखेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। आप कुछ और एग्जाम्पल्स है, मतलब उसी का सॉल्यूशन से, एग्जाम्पल्स नहीं है, जो था उसी का सॉल्यूशन है। इसको मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा,
वैसे आप ओरल देखना चाहते देख सकते हैं। या पहला वाला है आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यह देख सकते हैं। क्लियर है ना, यही होगा, यहाँ से प्राप्त होगा। यही मैं बताया था कि ए यूनियन बी आपका यह होगा पूरा, इसका होल कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छुड़ा कर क्या बचा, ये वाला। तो राइट आंसर आपका यही वाला है। क्लियर है, यही वाला आंसर है पहले का। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, क्या है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ये ए कॉम्प्लीमेंट ए को छुड़ा कर बकिया सब, और बी, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया या बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन यही वाला जो मैं बताया था ऊपर। और होमवर्क है आपका ये दोनों, इसको जरूर करिएगा, होमवर्क में जरूर ट्राई कीजिएगा। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है दो समुच्चयों के सम्मिलन और सन्निष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। समुच्चय ए या समुच्चय बी, जैसे कि अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे, आप जैसे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं परिभाषानुमा, हिंदी में पूरा लिखा रहता है, तो आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर कहीं लिखा है समुच्चय ए या बी, कहीं अगर इस प्रकार ए या बी लिखा है, कहीं या आया है, तो या का मतलब होता है यूनियन, यहाँ पे ए यूनियन बी करेंगे आप। क्लियर है ना। और कहीं करा समुच्चय ए और बी, ए और बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। जैसे कि वेन डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक वेन डायग्राम मैं बना रहा हूँ। ये सेट ए है या सेट बी है। क्लियर है, ये सेट ए है या सेट बी है, ये समझ रहा है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए या बी, पहले वाले को समझिए पहले, ए या बी मतलब ए को लीजिए या तो बी को लीजिए। ए या बी मतलब दोनों को कह रहा है लेने के लिए, ये हो गया ए यूनियन बी। और ए और बी, ए और बी दोनों किस में है, ए और बी तो आपका कॉमन यही है ना, कॉमन पार्ट ए और बी, जिसमें ए और बी दोनों कॉमन है। क्लियर है, सकते हैं। पहला और दूसरा मैं आपको समझा दिया अच्छी प्रकार से कि या अगर कहीं है तो उसको तुरंत समझे ए यूनियन बी, और कहीं अगर और लिखा है या तथा लिखा है तो उसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी। और तीसरा है ए या बी में से कम एक, ए या बी में से कम एक। फिर भी तो यहाँ पे या आ गया, तो या जहाँ आ गया मतलब यूनियन, या मीन्स यूनियन। और लास्ट वाला है चौथा, जो कि लास्ट देख सकते हैं, केवल ए। क्या लिखा है, केवल ए मतलब केवल ए मतलब कि ए माइनस बी, ए माइनस बी। कहीं भी ऐसा कराए तो केवल ए मतलब ए माइनस बी। मतलब जैसे कि मान के चलिए ये वेन डायग्राम है, नीचे में बनाया, अगर छोटा दिख रहा है देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। केवल ए मतलब केवल ए तो आपका यही है ना, ये तो आपका बी आ जाएगा इसमें, इसलिए केवल ए यही होगा। केवल ए वाला पार्ट यही है, मतलब ए माइनस बी। ए माइनस बी मीन्स ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी, यही आपका होगा केवल ए। और केवल बी का दिया तो ए बी डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। क्लियर है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। अब आपका ये जो ना, ये आपके थ्योरेट का मतलब कि आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है, दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। आइए इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एकदम अच्छी प्रकार से आपको समझ आ जाएगा ये फार्मूला। पर इसको आप लर्न कर लीजिएगा, जरूर इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आगे का प्रश्न यह काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्या है नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6 का क्वेश्चन है, आपके प्रश्नावली 1.6 का है। पहला वाला प्रश्न है, क्या है, कहा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx मतलब नंबर ऑफ सेट्स ए, x के अवयव 17 हैं, तो नंबर ऑफ सेट y 17 हैं, तथा नंबर ऑफ सेट y मतलब y में कितने अवयव हैं, 23 हैं, और x यूनियन y में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 38 हैं। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। तो पहले दिया क्या क्या है आपको, याद देखिए, आपको दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए एक्स, सेट एक्स दिया है, कितना दिया है 17। और दिया है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट वाई, आपको दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट वाई, कितना है 23 है। और दिया है आपको दोस्तों कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कितने अवयव हैं एक्स यूनियन वाई में, पूरे टोटल 38 है, 38। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही आपसे पूछ रहा है ना, पूछ तो आपसे यही रहा है। फॉर्मूला क्या था आपका, आइए पहले फॉर्मूले को देखिए। फॉर्मूला तो आपको यही था ना, आपसे आपको नंबर ऑफ एक्स दे दिया है, नंबर ऑफ वाई दे दिया है, और यूनियन भी दे दिया है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या था ये देखते हैं, फॉर्मूला आपका यही था, देखिए फॉर्मूला तो आपका यही था ना, क्वेश्चन आपका ये है, फॉर्मूला आपका ये है, यूनियन दिया रहे, यूनियन दिया है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन दिया है, और इंटरसेक्शन भी दिया है, इंटरसेक्शन आपको ज्ञात करना है, यह भी दे दिया, यह भी दे दिया, तो बस यही फार्मूला लगाइए, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। तो ये फार्मूला लगाते हैं,
यही फार्मूला, इसी फार्मूला पे लगाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी। ए एक्स यूनियन वाई क्या कितना दिया है, 38 दिया है, तो यहाँ पे 38 लिख दीजिए। यहाँ पे आप एक्स यूनियन वाई कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूले बस बैठा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स कितना दिया है, 17 दिया है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाई कितना दिया है, 23 दिया है, और माइनस ज्ञात क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ समझिएगा मैं एरो कर दिया हूँ यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पे एकदम समझिए। यहाँ पे 38 है, पहले यहाँ पे जोड़ लीजिए कितना होगा, 20 10 30 होगा, 30 7 37 होगा, 37 3 कितना हो जाएगा, 37 3 40 हो जाएगा। तो 40 हो जाएगा, इधर या माइनस में, इधर या माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -38 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 40 में से 38 जाएगा, 2 बचेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, 2 एकदम राइट आंसर हो गया। क्लियर है ना। तो उसी क्वेश्चन को बहुत ही हम सिस्टम से एकदम छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पे किया हूँ मैं, आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट एक्स में 17 दिया है, वाई में 23 दिया है, मतलब वाई में अवयवों की संख्या 23 है, और एक्स यूनियन वाई में अवयवों की संख्या 38 है। तो फार्मूला क्या है, ए यूनियन बी मतलब कि एक्स यूनियन वाई, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। फॉर्मूले पे रख दिया हूँ 38, जैसा कि मैं ऊपर किया ही हूँ। 17 + 23 40 हो जाता है पूरा टोटल। 40 में से जब 2 जाएगा, 38 जाएगा, तो आपका 2 बचेगा, राइट आंसर जहाँ जो कि यहाँ पर आया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा सेट, पूरा समुच्चय का हर एक टॉपिक आपको एकदम अच्छी प्रकार से समझा दिया हूँ। क्लियर है ना। तो दोस्तों अब आपका नेक्स्ट 7 दिन बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वन शॉट वीडियो, जिसमें आप लोगों को संबंध एवं फलन का हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। आज के इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है, अभी तक देख रहा था, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं किया है, 100% श्योर गारंटी है मेरी, वो बुक के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा खुद से। क्लियर है ना। अगर सॉल्व हो जाए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि जी सर जितना आप बताया था सब मुझसे हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, और वो भी एक वन शॉट वीडियो में, जो कि 7 दिन बाद आपके लिए आएगा। तो धन्यवाद।